नव्या और शौर्यवर्धन को करीब देखकर कालदूत का चेहरा पीला पड़ गया, उसकी आंखों में गुस्सा भड़क उठा और उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। पूरी कहानी पढ़ें। जब वह आज औषधालय आया तो प्रबंधक ने बताया कि नव्या ने उसे अंदर के कमरे में बुलाया है। उसका दिल थोड़ा पिघला और उसने सोचा कि शायद नव्या की उसके बारे में राय बदल गई हो। किसे पता था कि उसे ऐसा दृश्य देखने को मिलेगा। कालदूत मन ही मन बहुत परेशान था, उसे यहाँ तक शक हुआ कि नव्या और शौर्यवर्धन जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। प्रबंधक ने पर्दा उठाया, कालदूत को अंदर के कमरे में ले जाने के इरादे से, लेकिन अनपेक्षित रूप से एक ऐसा भावुक दृश्य देखा। प्रबंधक की आंखें फटी की फटी रह गईं, फिर उसका चेहरा लाल हो गया और उसने जल्दी से अपनी आंखें ढंक लीं। यह अद्भुत है मिस। प्रबंधक वास्तव में उसे परेशान नहीं करना चाहता था, लेकिन चूंकि वह बाहर इंतजार कर रहे लोगों को अंदर ले जा रहा था, इसलिए उसके पास बेशर्मी से उसे परेशान करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आवाज़ सुनकर नव्या ने जल्दी से शौर्यवर्धन को दूर धकेल दिया। जब उसने देखा कि दरवाजे पर अभी भी दो लोग खड़े हैं, तो वह इतनी शर्मिंदा हुई कि वह छिपने के लिए जगह ढूंढना चाहती थी। शौर्यवर्धन ने भी कालदूत को देखा और धीरे से कहा, वरिष्ठ भाई। कालदूत, जिसका चेहरा पीला पड़ चुका था, अंदर के कमरे में दाखिल हुआ। शौर्यवर्धन, क्या तुम भूल गए जो मैंने तुमसे कहा था? मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए मुझे वरिष्ठ भाई मत कहो, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। कालदूत ने चिढ़ते हुए कहा। शौर्यवर्धन चुप रहे। नव्या ने कालदूत की ओर देखा और चिढ़ते हुए कहा, कालदूत, मैंने सुना है कि तुम हर दिन औषधालय आते हो। क्या तुम्हें कोई काम है? क्या मैं डॉक्टर को नहीं दिखा सकता? कालदूत ने पलटकर जवाब दिया। नव्या निःशब्द रह गई। ठीक है, एक डॉक्टर के रूप में इतने दिनों तक घर पर आकर मरीजों को न देखना वास्तव में बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है। कालदूत ने नव्या की घर पर आकर इलाज न करने की शिकायत की। नव्या ने अपने होठों को सिकोड़ा और कहा, मुझमें कभी भी ज्यादा चिकित्सा नैतिकता नहीं रही है, इसलिए मुझे तुम्हें याद दिलाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास अभी भी बहाने हैं। कालदूत ने गुस्से में कहा। बस सच कह रही हूं। नव्या कालदूत के अहंकारी रवैये को बर्दाश्त नहीं कर सकी। वास्तव में वह अहंकारी था और यहाँ तक कि शौर्यवर्धन ने भी उससे बहस करने की जहमत नहीं उठाई। प्रबंधक वहीं खड़ा रहा, चारों ओर देखते हुए, पूरी तरह से निःशब्द। अंत में वह केवल इतना ही बुदबुदा सका, मिस, मैं अब जाऊंगा। उसे इस तरह की स्थिति में नहीं पड़ना चाहिए। जाओ। नव्या ने अपना हाथ हिलाया, प्रबंधक को पहले जाने दिया। वास्तव में प्रबंधक को शामिल नहीं होना चाहिए था। कालदूत शौर्यवर्धन की ओर मुड़ा और ठंडे स्वर में बोला, शौर्यवर्धन, मैंने सुना है कि तुम पश्चिमगढ़ में लड़ने जा रहे हो। हाँ। शौर्यवर्धन की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई, लेकिन उन्होंने सिर हिलाया। तो तुम बस अनिच्छा से अलविदा कह रहे थे? कालदूत ने मजाक में पूछा। तुम्हारी अभी शादी नहीं हुई है ना? क्या तुम्हारे लिए इतना स्नेह दिखाना सच में ठीक है? कालदूत के बात करने के तरीके से लग रहा था कि वह मजाक कर रहा है, लेकिन उसमें गुस्से की भी झलक थी। उसने अभी जो दृश्य देखा था उसे याद करके उसे सीने में जकड़न महसूस हुई। नव्या ही शौर्यवर्धन की मंगेतर क्यों है? कालदूत की बातें सुनकर नव्या ने शौर्यवर्धन के जवाब का इंतजार नहीं किया और सीधे कालदूत से कहा, कालदूत, क्या तुम कुछ ज्यादा ही दखल नहीं दे रहे हो? शौर्यवर्धन और मेरे बीच जो होता है उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है ना? कालदूत ने नव्या की ओर देखा, उसका दिल और भी भारी हो गया। उसे नव्या की नज़रें बिल्कुल पसंद नहीं थीं। ऐसा लग रहा था कि इसे उसके और नव्या के बीच का सारा संबंध टूट गया है। उसे गुस्सा आना चाहिए था, लेकिन वह नहीं आया। शौर्यवर्धन कल जा रहे थे, उसे खुद पर काबू रखना चाहिए था। नव्या ने कालदूत को नज़रअंदाज किया और सीधे शौर्यवर्धन की ओर मुड़ गई। व्यापारिक अवसर और कालदूत की चेतावनी। मैंने मेडिकल केस तैयार कर लिया है, चलो वापस चलते हैं। नव्या ने शौर्यवर्धन से हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। वह अब और इंतजार नहीं करना चाहती थी और न ही वह कालदूत से कुछ और कहना चाहती थी। कालदूत की नज़रें और भी ठंडी हो गईं। उसे पता था कि नव्या उसे देखना नहीं चाहती थी, लेकिन वह हर समय उसी के बारे में सोच रहा था। इतनी तीव्र भावना से प्रेरित होकर वह हर दिन औषधालय में नव्या का इंतजार करने आने से खुद को नहीं रोक पाता था, भले ही नव्या कई दिनों से न आए हो। कालदूत ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और नव्या और शौर्यवर्धन को जाने से नहीं रोका। जैसे ही नव्या शौर्यवर्धन के साथ जाने वाली थी, प्रबंधक ने फिर से औषधालय में प्रवेश किया। ओह हाँ मिस, कुछ और भी है जो मैं आपको बताना भूल गया, प्रबंधक ने नव्या से कहा। क्या बात है, बताओ। नव्या ने सिर हिलाया। बात यह है, वह फार्मेसी डोंगवा स्ट्रीट पर है। उनके मालिक मुझसे मिलने आए थे, वे पूछना चाहते हैं कि क्या आप, मिस, उनकी फार्मेसी खरीदने पर विचार करेंगी, प्रबंधक ने कहा। आप चाहते हैं कि मैं इसका अधिग्रहण करूं? नव्या ने उलझन में अपनी भौहें सिकुड़ीं। प्रबंधक ने सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल सही।
वह फार्मेसी भी एक सदी पुरानी स्थापना है और इसे हमारे परिवार के साथ एक लंबे इतिहास वाला परिवार माना जाता है। उनकी चिकित्सा नैतिकता निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं है। क्या उनकी फार्मेसी बंद हो गई? नव्या ने पूछा। कमोबेश, प्रबंधक ने आह भरी। दवा उद्योग पर मूल रूप से जियान परिवार का दबदबा है। हमारे जैसी छोटी फार्मेसी ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाएंगी, हम बस उनके द्वारा निगल ली जाएंगी। मैं भाग्यशाली हूं कि आपसे मुलाकात हो गई, मिस, अन्यथा ये फार्मेसी बहुत पहले ही बंद हो गई होती। नव्या ने एक पल के लिए सोचा और फिर कहा, ठीक है, मैं अभी वहां जाकर उस फार्मेसी की जांच करूंगी। उसका नाम क्या है? बाइकाओ टैंक। प्रबंधक ने नव्या को एक और निशानी सौंपते हुए कहा। मिस, ये वह निशानी है जो उन्होंने मुझे उस दिन दी थी। ये निशानी डॉक्टर एंट के पास ले जाएं और वे जान जाएंगे। ठीक है, नव्या ने इसे स्वीकार कर लिया। निशानी स्वीकार करने के बाद नव्या शौर्यवर्धन की ओर मुड़ी और धीरे से बोली, मैं बाइकाओ तान को देखने जा रही हूँ। आपको मेरे साथ आने की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत ज़्यादा ध्यान आकर्षित करेंगे। ठीक है, सावधान रहना। शौर्यवर्धन जानते थे कि नव्या की अपनी चिंताएं हैं, इसलिए उन्होंने उसे रोका नहीं और उसे खुश रहने दिया। हाँ, मुझे पता है। नव्या ने सिर हिलाया। मैं पहले पुरुषों के कपड़े पहनकर आऊंगी। जैसे ही नव्या ने बात की, वह खुशी खुशी बाहर भाग गई। कमरे के अंदर केवल शौर्यवर्धन और कालदूत रह गए। शौर्यवर्धन, मुझे उम्मीद है कि तुम पश्चिमगढ़ की इस यात्रा से जिंदा वापस आ पाओगे, कालदूत ने धीमी आवाज में कहा। आखिरकार, अगर तुम मर गए तो तुम यह नहीं देख पाओगे कि मैं नव्या को कैसे ले जाता हूं। वरिष्ठ भाई, आप इस विचार पर इतने क्यों अड़े हुए हैं? शौर्यवर्धन ने ठंडे स्वर में पूछा। अपनी बकवास बंद करो, कालदूत ने गुस्से में कहा। यह मत सोचो कि सिर्फ इसलिए कि नव्या अब तुम्हें पसंद करती है, तुम विजेता हो। कौन जानता है कि अंत में क्या होगा? शौर्यवर्धन चुप रहे। वह कालदूत के व्यक्तित्व को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। उन्हें डर था कि कालदूत वास्तव में नव्या को जाने नहीं दे सकता। तो क्या हुआ अगर वह तुम्हें अब पसंद करती है? यह अनुमान लगाना मुश्किल है कि एक महिला क्या सोच रही है। कौन जानता है कि वह भविष्य में अपना विचार बदल देगी? कालदूत ने उपहास किया। वरिष्ठ भाई, आप चाहे कितने भी अनिच्छुक क्यों न हो, मैं आपको नव्या को चोट नहीं पहुंचाने दूंगा। शौर्यवर्धन ने धीमी आवाज में चेतावनी दी। मैं बाकी सब कुछ नजरअंदाज कर सकता हूं, लेकिन नव्या को नहीं। तुम्हारे शब्द मायने नहीं रखते। कालदूत ने गुस्से में पर्दा एक तरफ फेंक दिया। तुम बस इंतजार करो और देखो। शौर्यवर्धन झूलते हुए पर्दे को घूरते रहे और लंबी खामोशी में डूब गए। जैसा कि नव्या ने कहा था, पश्चिमगढ़ की यह यात्रा शायद आसान नहीं होने वाली है। डोंगहुआ रोड त्यानिक्सिन शहर का मुख्य मार्ग है। बाइकातांग सड़क के एक कोने पर स्थित है। ये बहुत हलचल भरा नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से इसका एक पूर्ण भौगोलिक लाभ है। जैसे ही नव्या बाइकातांग के पास पहुंची, जड़ी बूटियों की एक सुगंधित महक उसकी ओर आई। फिर भी आश्चर्यजनक रूप से ये गंध अप्रिय नहीं थी। युवा मास्टर, कृपया, यियांग ने झुककर सम्मानपूर्वक उसे अंदर जाने का इशारा किया। नव्या के बाइकातांग आने से पहले वह पहले उस निशानी को बाइकातांग के मालिक के विला में ले गई। वहां के मालिक को पता था कि नव्या किंगटियान फार्मेसी की मालकिन है, इसलिए उसने अपने अधीनस्थ यियांग को व्यक्तिगत रूप से नव्या को बाइकातांग ले जाने के लिए भेजा। नव्या ने सिर हिलाया और बाइकातांग में कदम रखा। यहाँ का सामान एक आम फार्मेसी जैसा नहीं है। पहली नज़र में यह एक बहुत ही ताजगी भरा एहसास देता है। विभिन्न जड़ी बूटियों से भरे दवा के कैबिनेट दीवारों के खिलाफ रखे गए थे और प्रत्येक कैबिनेट पर जड़ी बूटी के नाम का लेबल लगा था, ठीक एक आम फार्मेसी की तरह। नई बात यह है कि इन दवा के कैबिनेट के पीछे कमर तक ऊंचे काउंटर हैं। फार्मेसी में काम करने वाले लोग काउंटर और दवा के कैबिनेट के बीच की जगह में व्यस्त हैं। काउंटरों के किनारे बड़ी या नानमू लकड़ी से बने हैं, जबकि काउंटरटॉप्स बहुत पतले कांच से ढके हुए हैं, जिससे ग्राहक पारदर्शी कांच के माध्यम से काउंटर की सामग्री देख सकते हैं। नव्या काउंटर के करीब झुकी और अंदर झांका। उसने देखा कि काउंटर में विभिन्न परिष्कृत गोलियों को बड़े करीने से व्यवस्थित किया गया था। गोलियों की प्रत्येक बोतल पर उसका नाम और उसके उपयोग का एक संक्षिप्त विवरण लिखा था। जैसे ही उसने चारों ओर देखा, उसने पाया कि डिस्प्ले केस में कम से कम दर्जनों तरह की गोलियां थीं। हालांकि वे दुर्लभ या कीमती नहीं थीं, लेकिन जिस तरह से उन्हें वर्गीकृत और लेबल किया गया था, वह काफ़ी अभिनव दृष्टिकोण था। नव्या ने चारों ओर देखा और संतुष्टि में सिर हिलाया। उसे लेआउट बहुत पसंद आया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि मालिक इतनी जल्दी नया मालिक ढूंढ रहा है। अगर इतनी अच्छी फार्मेसी जियान परिवार के हाथ लग जाए तो यह वास्तव में अफसोस की बात होगी। एक सरसरी नज़र से पता चला कि एक दुकानदार चुपचाप काउंटर के पीछे बैठा है और भुगतान संभाल रहा है। 4 वेटर ग्राहकों के लिए दवा लाने में व्यस्त थे। प्रत्येक त्वरित और कुशल था, अपना काम त्रुटिहीन तरीके से कर रहा था। भुगतान करने के लिए कतार में 1 दर्जन से अधिक लोग थे और 1 दर्जन से अधिक लोग अपने नौकरों को दवा लाने के लिए इधर उधर दौड़ा रहे थे।
छोटी सी फार्मेसी लगभग लोगों से खचाखच भरी हुई थी। नव्या एक तरफ हट गई, तभी उसे पीछे के हॉल की ओर जाने वाला एक और दरवाजा मिला जिस पर एक पर्दा लटका हुआ था। युवा मास्टर यान, वह पिछला कमरा है जहां मरीजों को देखा जाता है। नव्या के भ्रम को देखकर यी यांग ने समझाया। नव्या ने सिर हिलाया और पूछा, फार्मेसी में कितने डॉक्टर हैं? यहाँ केवल एक ही डॉक्टर है, डॉक्टर एन, यी यांग ने धैर्यपूर्वक कहा। फार्मेसी केवल छोटी मोटी बीमारियों और दर्द का इलाज करती है। यहाँ आने वाले ज्यादातर लोग दवा खरीद रहे होते हैं, इसलिए डॉक्टर एन अकेले ही सभी परामर्शों को संभालने के लिए काफ़ी हैं। ओह, मैं समझ गई। नव्या को अचानक एहसास हुआ, क्या ये भाई यी यांग नहीं है? तभी एक नौकर पिछले कमरे से बाहर आया। उसकी तेज नज़रों ने यी यांग को देखा और गर्मजोशी से उसका अभिवादन किया। यी यांग ने विनम्रता से सिर हिलाया और नौकर से कहा, ये युवा मास्टर यान हैं, जो बहुत संभव है कि हमारे नए मास्टर होंगे। युवा मास्टर यान यहाँ जांच करने आए हैं, इसलिए बेहतर होगा कि तुम सावधान रहो। नौकर अवाक रह गया, फिर नव्या की ओर मुड़ा, महसूस किया कि क्या हो रहा है, और जल्दी से झुककर अभिवादन किया, युवा मास्टर यान को प्रणाम। नव्या ने अपना हाथ उठाया और कहा, उठो, औपचारिकताओं की कोई आवश्यकता नहीं है। नव्या ने चारों ओर देखा और उस जगह से और भी संतुष्ट हो गई। मूल रूप से इसे खरीदना एक पक्का सौदा था। डॉक्टर एन का परीक्षण और नव्या की विशेषज्ञता। मैं इरपान हूँ, फार्मेसी में एक वेटर। इस समय हर कोई व्यस्त है। युवा मास्टर यान, क्या आप पिछले कमरे में आकर कुछ देर बैठना चाहेंगे? इरपान ने कहा, उसका चेहरा उत्साह और नव्या के प्रति सम्मान से भरा था। ठीक है। नव्या ने व्यस्त भीड़ पर एक नज़र डाली, सिर हिलाया और इरपान के पीछे पीछे पिछले कमरे में चली गई। पिछले कमरे में डॉक्टर एन एक महिला की जांच कर रहे थे और उनके पास एक नौकर खड़ा था। युवा मास्टर यान, डॉक्टर एन अभी एक मरीज को देख रहे हैं। वह आसान है जो वहां खड़ा है। वह मेरी ही तरह फार्मेसी में एक वेटर है। इरपान झेपते हुए हंसा और नव्या को धीमी आवाज में समझाया। नव्या ने सिर हिलाया और अपनी नज़र डॉक्टर एन पर घुमाई। डॉक्टर एन 50 के दशक के एक बुजुर्ग डॉक्टर हैं। उनका चिकित्सा कौशल कोई विशेष रूप से उत्कृष्ट नहीं है, लेकिन उनकी चिकित्सा नैतिकता, मेडिकल एथिक्स उत्कृष्ट है। भले ही उनका सामना किसी ऐसी कठिन बीमारी से हो जाए जिसका वे इलाज नहीं कर सकते, फिर भी मरीज उन्हें दोष नहीं देगा। डॉक्टर एन ने काफ़ी देर तक महिला की नाड़ी की जांच की, अपनी दाढ़ी सहलाई और एक नुस्खा प्रिस्क्रिप्शन लिखा। आसान, ये नुस्खा लो और इस महिला के लिए दवा लाओ। डॉक्टर एन ने नुस्खा आसान को सौंपा, जो एक तरफ खड़ा था। ठीक है। आसान ने इसे लिया और अपने काम में व्यस्त हो गया। महिला उठी और कृतज्ञतापूर्वक डॉक्टर एन से बोली, धन्यवाद डॉक्टर एन। मुझे धन्यवाद देने की कोई आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर एन ने अपना हाथ हिलाया, मुस्कुराए और बोले, वापस जाने के बाद आपको अधिक आराम करना चाहिए और खुद को ज़्यादा थकाना नहीं चाहिए। हाँ, मैं समझती हूँ। धन्यवाद डॉक्टर एन। इसके साथ ही महिला पिछले कमरे से चली गई। महिला के जाने के बाद डॉक्टर एन ने कमरे में मौजूद अन्य लोगों की ओर देखा और बोले, तो ये भाई यी यांग है। और यह युवा मास्टर कौन है? डॉक्टर एन स्वाभाविक रूप से नव्या को नहीं पहचान पाए, इसलिए उन्होंने पूछा। ओह, डॉक्टर एन, ये युवा मास्टर यान है, इरपान ने जल्दी से समझाया। नव्या ने सिर हिलाया और कहा, भविष्य में जब भी मेरे पास समय होगा, मैं फार्मेसी में आती रहूंगी। आप यहाँ अक्सर आते हैं? डॉक्टर एन स्पष्ट रूप से हैरान थे। उन्होंने नव्या की ओर देखा, अपनी सफ़ेद दाढ़ी सहलाई और पूछा, तो युवा मास्टर यान, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप यहाँ क्यों आए हैं? नव्या थोड़ी मुस्कुराई, कुछ कदम आगे बढ़ी और लापरवाही से बोली, मैं भी यहाँ मरीजों को देखने आई हूँ। जहाँ तक मेरे चिकित्सा कौशल की बात है, वे बुरे नहीं होने चाहिए। डॉक्टर एन के भाव कठोर हो गए। ऐसा नहीं था कि उन्हें विश्वास नहीं था, बल्कि उन्हें लगा कि यह युवा मास्टर कुछ ज़्यादा ही घमंडी है। क्या डॉक्टर एन मुझ पर विश्वास नहीं करते? नव्या ने एक भौं उठाई। पीछे से आवाज़ सुनकर नव्या मुड़ी और उसने एक मरीज को आसान द्वारा अंदर लाते देखा। वह मुस्कुराई, डॉक्टर एन की ओर मुड़ी और बोली, डॉक्टर एन, मेरा परीक्षण क्यों नहीं करते? जब डॉक्टर एन ने देखा कि अंदर लाए जा रहे मरीज का रंग सांवला है, तो उन्होंने नव्या की बातों को नज़रअंदाज किया और चिंता से बोले, जल्दी करो आसान, उसे यहाँ लाओ। नव्या ये देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। इस डॉक्टर एन के पास वास्तव में एक माता पिता का दिल था। आसान ने जल्दी से उस व्यक्ति की मदद की और नव्या के पास से गुजरा। मरीज डॉक्टर एन के सामने बैठ गया और उसने कमजोरी से अपना हाथ आगे बढ़ाया ताकि डॉक्टर एन उसकी नाड़ी देख सकें। डॉक्टर एन, जो भौहें सिकुड़े हुए थे, उन्होंने जल्दी से अपनी भौहें ढीली की और एक नुस्खा लिखा। अगर आपका पेट संवेदनशील सेंसिटिव है, तो शकरकंद कम खाएं, नव्या ने लापरवाही से कहा। डॉक्टर एन अवाक रह गए। उन्होंने नव्या की ओर देखा और स्पष्ट रूप से हैरान थे। मरीज नव्या की ओर मुड़ा और बेबसी से बोला, मैं कुछ नहीं कर सकता, तहखाने में रखे शकरकंद जल्द ही खराब हो जाएंगे अगर हम उन्हें जल्दी नहीं खाएंगे।
नव्या अवाक रह गई। खाना लगभग खराब हो चुका था और वे अभी भी उसे खा रहे थे। लेकिन फिर बात यह भी है कि यह समझ में आता है, गरीब लोग थोड़ी सी भी खाने की चीज़ को संजो कर रखते हैं। डॉक्टर एन दंग रह गए। डॉक्टर एन ने नव्या की ओर ज्यादा दोस्ताना भाव से देखा। उन्हें पहले लगा था कि यह युवा मास्टर घमंडी है, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि उसमें सच में कुछ हुनर है। उसने नब्ज नहीं टटोली, वह केवल एक नज़र डालकर ही किसी मरीज के लक्षणों का निदान कर सकता था। इसके लिए काफ़ी चिकित्सा विशेषज्ञता की ज़रूरत होगी। नुस्खा लिखने के बाद डॉक्टर एन ने उसे आसान को सौंप दिया और मरीज से कहा, घर पहुंचने के बाद आपको अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है। यह कोई गंभीर बात नहीं है, बस आपका पेट ज़्यादा ठीक नहीं है। आपने बहुत ज़्यादा शकरकंद खा लिए और उन्हें पचा नहीं पाए। भविष्य में आपको ज़्यादा सावधान रहना होगा और ज़्यादा पानी पीना होगा। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद डॉक्टर एन, मरीज ने कृतज्ञतापूर्वक कहा। आसान फिर से आगे बढ़ा और व्यक्ति को बाहर निकालने में मदद की। डॉक्टर एन उठे, नव्या की ओर मुड़े, सम्मान के भाव में अपने हाथ जोड़े और बोले, युवा मास्टर यान का चिकित्सा कौशल शानदार है। मैं ही अंधा था जिसने आपको नाराज किया। कृपया मुझे माफ़ करें। नव्या ने हल्की सी मुस्कान दी और कहा, डॉक्टर एन, आप क्या कह रहे हैं? डॉक्टर एन वास्तव में चिकित्सा के उस्ताद हैं जो लोगों की जान बचाते हैं। मैं तो बस एक नौसिखिया हूँ। भविष्य में मुझे मार्गदर्शन के लिए डॉक्टर एन पर निर्भर रहना होगा। नव्या ने बहुत विनम्रता से बात की, जिससे डॉक्टर एन को थोड़ा दोषी महसूस हुआ। नव्या ने कुछ मिनटों तक डॉक्टर एन के साथ सामान्य बातचीत की, मुख्य रूप से बाइकातान की सामान्य स्थिति के बारे में पूछा। डॉक्टर एन ने उसके सवालों के एक एक करके जवाब दिए और स्पष्ट रूप से नव्या के साथ फार्मेसी के नए मालिक के रूप में व्यवहार किया। ये यांग एक तरफ चुपचाप खड़ा रहा और इरफान की तरह ध्यान से सुनता रहा। ये भयानक है डॉक्टर एन, कोई परेशानी खड़ी कर रहा है और उसने सभी मेहमानों को भगा दिया है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, आसान पिछले कमरे में दौड़ा और घबराहट में चिल्लाया, क्या? डॉक्टर एन आश्चर्य से उठे। आसान ने बाहरी कमरे की ओर इशारा किया और कहा, मुझे नहीं पता कि ये लोग कहाँ से आए हैं, लेकिन उन्होंने सभी ग्राहकों को भगा दिया और मांग की कि हम उनके लिए कस्तूरी, कपूर, कोस्टरूट, लौंग और इलायची जैसी बड़ी मात्रा में जड़ी बूटियां तैयार करें। अगर हम उनकी बात नहीं मानते हैं तो वे हमारी फार्मेसी को तहस नहस करने वाले हैं। यह अपमानजनक है। डॉक्टर एन इतने क्रोधित थे कि उन्होंने अपनी दाढ़ी पर फूंक मारी और उन्हें घूरा। कोई इतना अनुचित व्यक्ति कैसे हो सकता है? नव्या की आंखें गहरी हो गईं। उसने अभी तो बागडोर संभालनी शुरू ही की थी और अब वह परेशानी खड़ी करने वाली थी। चलो ये यान, चलो एक नज़र डालते हैं। नव्या उठी, वह देखना चाहती थी कि इतनी गुस्ताखी करने की हिम्मत किसने की। ये यान ने कुछ चिंता के साथ कहा, युवा मास्टर यान, आपको पीछे के कमरे में ही रहना चाहिए। क्या होगा अगर बाहर शातिर ठग भरे हों जो आपको चोट पहुंचा सकते हैं? फार्मेसी अभी तक आपको सौंपी भी नहीं गई है। आप अपने बॉस को इसके बारे में कैसे समझाएंगे? इसमें डरने की क्या बात है? नव्या ने यियांग की ओर देखा और बाहरी कमरे की ओर चल पड़ी। असहाय होकर यियांग के पास उसका पीछा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने युवा मास्टर यान को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन वह नहीं माना। वह केवल उसकी रक्षा करने की पूरी कोशिश कर सकता था। हालांकि किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए उसने इरफान को एक तरफ खींचा और उसे कुछ सलाह दी, अगर कुछ भी गलत होता है तो तैयार रहना। बाहर दुकानदार और 4 नौकर एक साथ इकट्ठा होकर काउंटर से उपद्रवियों को देख रहे थे। 4 लोग आए थे और वे सभी एक ही शैली के कपड़े पहने हुए थे, सभी काले रंग में थे। तुम सब वहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे जड़ी बूटियां तैयार करने को कहा था, क्या तुम बहरे हो? सामने खड़े काले कपड़े पहने आदमी ने अहंकार से दुकानदार पर चिल्लाया, अपना हाथ उठाया और एक धीमी आवाज़ के साथ काउंटर पर म्यान को जोर से दे मारा। जब नव्या बाहर आई तो उसने ये वाक्य सुना। जब उसने फिर से ऊपर देखा तो वह अपने रास्ते में ही रुक गई और उसका खून तुरंत जम गया। ये वो ही थे। नव्या ने अपनी मुट्ठियां कस लीं, उसका शरीर अनियंत्रित रूप से कांप रहा था। अतीत के साए और एक नई चुनौती। दुकानदार ने कांपते हुए काले कपड़े पहने आदमी से कहा, सज्जनों, आपने बहुत ज़्यादा ऑर्डर दे दिया है। हमारी दुकान मांग पूरी नहीं कर सकती। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें पैसे नहीं देने वाला हूँ। काले कपड़े पहने आदमी ने अपनी जेब से चांदी का एक बैग निकाला और उसे जोर से काउंटर पर दे मारा, जिससे दुकानदार और बाकी लोग चौंक गए और सबने कुछ कदम पीछे हटा लिए। ये पैसे के बारे में नहीं है, इतने कम समय में हमें इतनी जड़ी बूटियां कहाँ से मिलेंगी? दुकानदार ने अपना चेहरा चिंता से सिकुड़ते हुए धैर्यपूर्वक समझाया। तुम क्या बात कर रहे हो? तुम व्यवसाय में हो, तुम पैसे क्यों नहीं कमाना चाहोगे? क्या तुम मूर्ख हो? काले कपड़े पहने आदमी ने दहाड़ते हुए कहा, तुम्हारी फार्मेसी के पास इतने पैसे नहीं हैं। क्या तुम नहीं जानते कि ये पैसे लेकर कहीं और से खरीद लो? डांटे जाने के बाद दुकानदार निःशब्द रह गया। नव्या ने उन्हें देखा, उसके विचार कुछ अव्यवस्थित थे।
वह इन लोगों को कैसे भूल सकती है? वे सभी मयंक की रक्षा करने वाले निजी अंगरक्षक थे। उनके कपड़ों में विशिष्ट विशेषताएं थीं और उसे बस उन पर एक नज़र डालने की ज़रूरत थी ताकि उन्हें स्पष्ट रूप से याद रखा जा सके और वह कभी गलती नहीं करेगी। वे पहले ही स्वर्ग नगर में पहुंच चुके हैं। क्या इसका मतलब यह है कि मयंक समय से पहले आ गया है? क्या ऐसा कुछ और दिनों बाद नहीं होना था? नव्या के दिमाग में बहुत सारे सवाल थे और उसके विचार पूरी तरह से अस्त व्यस्त थे। उसे लगा जैसे उसका दिमाग उलझ गया है। युवा मास्टर यान ये देखकर कि नव्या ने कुछ देर तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, यांग मदद नहीं कर सका लेकिन उसे याद दिलाने के लिए पुकारा। नव्या चौंक गई और उसे होश आ गया। उसने एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे आगे बढ़ी। क्या हुआ? नव्या ने जोर से पूछा। तेज आवाज ने स्वाभाविक रूप से सभी का ध्यान आकर्षित किया। युवा व्यक्ति, हम काम पर हैं। बेहतर होगा कि तुम बाहर जाओ और क्रॉसफायर में फंसने से बचो, काले कपड़े पहने आदमी ने नव्या को याद दिलाया। नव्या ने लापरवाही से मुस्कुराते हुए उनके पास गई, उन्हें देखा और फिर कहा, मैं इस फार्मेसी की मालकिन हूँ। तुम मेरे इलाके में परेशानी खड़ी कर रहे हो और तुम चाहते हो कि मैं चली जाऊं। दुकानदार और बाकी लोग आश्चर्य से देखते रहे। जब उन्होंने यांग की ओर देखा तो उसने उनकी ओर सिर हिलाया और वे बिना एक शब्द कहे एक तरफ चुपचाप इंतजार करने लगे। बॉस, काले कपड़े पहने आदमी ने नव्या को संदेह की दृष्टि से देखा, स्पष्ट रूप से उस पर विश्वास नहीं कर रहा था। नव्या ने अपने होंठ सिकुड़े काले कपड़े पहने आदमी की ओर देखा, उसका जायजा लिया और फिर व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, उत्तरी साम्राज्य से। ये स्वर्ग नगर है। तुम्हें स्वर्ग नगर में परेशानी खड़ी करने की हिम्मत किसने दी? ओह, तुम्हारी नज़र अच्छी है। काले कपड़े पहने आदमी हंसा। चूंकि तुम जानते हो कि हम उत्तरी साम्राज्य से हैं तो तुम्हें पता होना चाहिए कि हम सम्मानित अतिथि हैं। क्या तुम सम्मानित अतिथियों के साथ ऐसा ही व्यवहार करते हो? विशिष्ट अतिथि, नव्या ने उपहास किया। तुम अपनी चापलूसी करने में बहुत अच्छे हो। मैं ऐसे किसी विशिष्ट अतिथि को नहीं जानती जो इतना अनुचित हो। तुम्हें बहुत सारी जड़ी बूटियों की ज़रूरत है, इसलिए तुम्हें पहले से ऑर्डर देना होगा। हमारी छोटी सी दुकान में इतना स्टॉक होना संभव नहीं है। क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? मुझे बस थोड़ी सी जड़ी बूटियों की ज़रूरत है और तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा है। काले कपड़े पहने आदमी को स्पष्ट रूप से विश्वास नहीं हुआ। सच में, हमारे पास कोई जड़ी बूटियां नहीं हैं, नव्या ने चिढ़ते हुए कहा। या तो इसे लेने के लिए 3 दिन में वापस आओ या अभी किसी और दुकान से खरीद लो। मुझे यकीन है कि किसी और दुकान के पास इतनी बड़ी मात्रा में ये जड़ी बूटियां नहीं होंगी। मैंने तुमसे कुछ जड़ी बूटियां खरीदने के लिए कहा था, इसमें इतना समय क्यों लग रहा है? शव को बहुत लंबे समय तक नहीं रखा जा सकता। तभी दरवाजे से एक महिला की अप्रसन्न आवाज आई। इसके तुरंत बाद हरे रंग के कपड़े पहने एक महिला ने फार्मेसी में कदम रखा। हरे रंग के कपड़े पहने महिला को देखकर नव्या अपनी पुतलियों को सिकोड़ने से नहीं रोक पाए। क्या इत्तेफाक है, ये फिर से एक पुरानी दोस्त है। उसने अभी क्या कहा? शव? किसका शव? अंदर घुसने वाली हरे रंग के कपड़े पहने महिला अतीत में नंदिनी की 4 सबसे करीबी दासियों में से एक थी, जिसका नाम यिनशा था। यिनशा द्वारा फटकारे जाने के बाद काले कपड़े पहने चारों आदमियों ने एक साथ सिर झुका लिया और चुप रहे। नव्या ने फिर कहा, मिस, मुझे खेद है, हमारी दुकान में जड़ी बूटियों की इतनी बड़ी आपूर्ति नहीं है। अगर आपको इनकी तत्काल आवश्यकता है तो कृपया किसी अन्य दुकान पर जाएं। यिनशा ने अपनी नज़र नव्या की ओर घुमाई, उसकी सुंदर आंखें अप्रसन्नता से भरी थीं। क्या तुम जानती हो कि हमें इन जड़ी बूटियों की आवश्यकता क्यों है? अगर तुम इन्हें नहीं दे सकती तो पूरी दवा की दुकान नष्ट कर दी जाएगी। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारे पास ये नहीं है? नव्या थोड़ी मुस्कुराई और बोली, मुझे वास्तव में खेद है। यिनशा ने अहंकार से अपना सिर उठाया और कहा, मैं यिनशा हूँ, उत्तरी साम्राज्य की युवरागी की दासी। दक्षिण शांति के हमारे रास्ते में हमारी एक दासी की मृत्यु हो गई। उसके शरीर को सड़ने से बचाने के लिए ये जड़ी बूटियां उसके ताबूत में रखी जानी हैं। यदि तुम ये जड़ी बूटियां नहीं दे सकती तो युवरागी मुझे दोषी ठहराएंगी। नव्या को पहले कभी एहसास नहीं हुआ था कि यिनशा में इतना साहस है। उसने पहले जिस यिनशा को देखा था वह हमेशा डरपोक और दब्बू थी, ये सचमुच एक चमत्कार था। नव्या ने शांति से पूछा, ओह, तो तुम उत्तरी साम्राज्य की युवरागी की दासी यिनशा हो? मुझे आश्चर्य है कि युवरागी अब कहाँ हैं। तुम इतने सारे सवाल क्यों पूछ रही हो? ये ऐसे सवाल नहीं हैं जो तुम्हें पूछने चाहिए। अभी तुम्हें चुपचाप वे जड़ी बूटियां तैयार करनी चाहिए जिनकी हमें ज़रूरत है। यिनशा ने अपनी आंखें उठाईं और नव्या को अहंकार और तिरस्कारपूर्ण भाव से देखा। जड़ी बूटियां? नव्या ने विचार किया, फिर धीरे से गुनगुनाई, नहीं। तुम? यिनशा आगे बढ़ी, नव्या को मारने के लिए अपना हाथ उठाते हुए। ये देखकर यियांग जल्दी से आगे बढ़ा, यिनशा की कलाई पकड़ ली और यिनशा के हमले को रोक दिया, जिससे यिनशा नव्या को बिल्कुल भी नहीं छू पाए। यिनशा उग्र थी और उसके सुंदर चेहरे पर क्रोध की एक झलक दिखाई दी। हालांकि
वही यांग जितनी मजबूत नहीं थी और ये यांग ने उसे रोक लिया था, जिससे वह हिलने डुलने में असमर्थ थी। छोड़ो, यिनशा ने नफरत से ये यांग को घूरा, अपनी कलाई मरोड़ते हुए। ये यांग ने उसके गुस्से को नज़रअंदाज करते हुए ठंडेपन से यिनशा को छोड़ दिया। ये यांग की हरकतों को देखकर नव्या की आंखें थोड़ी ठंडी हो गईं, वह बेहद हैरान थी। ये यांग की साधना का स्तर वास्तव में काफ़ी ऊंचा था, ऐसा लग रहा था कि बाइकातान का मूल मालिक भी शायद कोई छोटी हस्ती नहीं था। नव्या ने किसी और बात पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि मुड़ी और दवा की दुकान से बाहर चली गई। वह देखना चाहती थी कि बाहर कैसा नज़ारा है। वहीं रुक जाओ, ये देखकर यिनशा नव्या पर चिल्लाए और उसके पीछे बाहर आ गई। काले कपड़े पहने आदमियों ने एक दूसरे को देखा और अनिच्छा से यिनशा के पीछे चले गए। दवा की दुकान के बाहर शाही शहर की मुख्य सड़क पर कई सैनिक बड़े करीने से खड़े थे, जिनके आगे उत्तरी साम्राज्य के शाही परिवार का झंडा लहरा रहा था। यह उत्तरी साम्राज्य के शाही परिवार की सेना थी, जिससे नव्या बहुत अच्छी तरह परिचित थी। नव्या दवा की दुकान से बाहर निकली और सैनिकों और घोड़ों को देखा, उसका चेहरा कुछ हद तक चकराया हुआ था। ये लोग अपनी यात्रा से थक चुके थे और काफ़ी सुस्त दिख रहे थे, यहाँ तक कि जिन घोड़ों पर वे सवार थे वे भी उदास लग रहे थे। लोगों ने ताबूत के लिए रास्ता बनाया, लेकिन आसपास इकट्ठा होकर इस पर चर्चा करने लगे। उनमें से ज़्यादातर लोग कह रहे थे कि चूंकि उत्तरी साम्राज्य का दूत आया है, तो दूत पहले क्यों नहीं जा रहा, बल्कि ताबूत क्यों? और एक साधारण दासी की मौत से इतना हंगामा क्यों हो रहा है? नव्या मन ही मन हंसी। ये सच था कि उत्तरी साम्राज्य में यात्रा करते समय किसी व्यक्ति की मृत्यु एक गंभीर बात थी, लेकिन यह उस व्यक्ति की स्थिति पर निर्भर करता था। लेकिन अब एक मृत दासी ने दक्षिण शांति में पहले प्रवेश किया था। उत्तरी साम्राज्य खुलेआम उन्हें परेशान कर रहा था। उत्तरी साम्राज्य की हरकतें दक्षिण शांति का पूरी तरह से अपमान थीं। तार्किक रूप से उत्तरी साम्राज्य को दासी का अंतिम संस्कार कर देना चाहिए था और उसकी अस्थियों को वापस उसके गृहनगर ले जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने उसके शरीर को सड़ने से बचाने और ऐसे शव को स्वर्ग नगर लाने पर जोर दिया, जो अपने आप में अपमानजनक था। सभी को पता होना चाहिए कि दक्षिण शांति में इस तरह की बात बहुत वर्जित है। नव्या ने अपनी आंखें सिकुड़ी और लापरवाही से समूह की हर चीज़ का मुआयना किया। जुलूस के सामने गाड़ी पर एक बढ़िया ताबूत रखा गया था और बाहरी लोगों को करीब आने से रोकने के लिए ताबूत के दोनों ओर 10 से अधिक सैनिक पहरा दे रहे थे। समूह में कुछ ऐसे लोग थे जिन्हें नव्या पहचानती थी, लेकिन मयंक और अन्य लोग उनमें से नहीं थे। दवा की दुकान से यिनशा पहले ही उनके पीछे आ चुकी थी। वह नव्या के पीछे रुकी और असंतोष के साथ बोली, तुम्हारा वास्तव में क्या मतलब है? क्या तुम सच में अपनी दवा की दुकान अब और नहीं चाहती हो? नव्या ने अपना सिर थोड़ा घुमाया, यिनशा की ओर देखा, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। इस हरकत ने यिनशा को क्रोधित कर दिया। इस दवा की दुकान को तहस नहस कर दो। यिनशा ने अपना सिर घुमाया और अपने पीछे खड़े काले कपड़े पहने 4 आदमियों को आदेश दिया। उसका लहजा दृढ़ संकल्प से भरा था। किसकी हिम्मत है? नव्या ने अपनी ठंडी नज़र चारों ओर घुमाई, मुड़ी और काले कपड़े पहने आदमियों को घूरा। उसकी आवाज़ असामान्य रूप से ठंडी थी, जिसमें श्रेष्ठता की एक ऐसी आभा थी जिसने विस्मय पैदा कर दिया। यिनशा ने भौहें सिकुड़ी। नव्या के 2 शब्दों ने बिना किसी कारण के उसका दिल दहला दिया। यिनशा ने अपनी आंतरिक उथल पुथल को दबाया और अप्रसन्नता से नव्या की ओर देखकर बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एक छोटी सी दवा की दुकान की मालकिन हमारे काम में बाधा डालने की हिम्मत करती है? क्या तुम जीने से थक गई हो? शायद इसलिए क्योंकि यहाँ हंगामा बहुत तेज था। समूह के आगे खड़े 2 जनरलों ने ये देखकर कि यिनशा और अन्य लोग काफ़ी देर तक समूह में नहीं लौटे थे, एक साथ घोड़े से उतरे और यहाँ आ गए। नव्या ने यिनशा की बातों को दिल पर नहीं लिया, बल्कि अपनी नज़र उन 2 लोगों की ओर घुमाई जो उनकी ओर आ रहे थे। एक नाजुक और स्ट्रैंड नैन नक्श वाला आदमी, जो कवच पहने हुए था फिर भी अपनी भयानक आभा को छिपाने में असमर्थ था, बिना किसी भाव के अंदर आया, रहस्य की एक हवा बिखेर रहा था। आंशुओ नाम का ये व्यक्ति मयंक के व्यक्तिगत रक्षक कमांडरों में से एक था। दूसरा आदमी एक बड़ी तलवार लिए हुए गठीला था और लगभग 30 वर्ष का था, जिसकी घनी दाढ़ी और कठोर रूप था। इस आदमी का नाम फैंगसी था, जो शाही रक्षक का पूर्व सदस्य था और उसे मयंक के व्यक्तिगत सैनिकों के जनरलों में से एक के रूप में चुना गया था। क्या हो रहा है? इतना समय क्यों लग रहा है? उन दोनों ने आगे बढ़कर अपने सामने की स्थिति का जायजा लिया। फिर फैंगसी ने यिनशा से असंतोष के साथ कहा। फैंगसी यिनशा के व्यवहार से बहुत असंतुष्ट था। वे पहले ही स्वर्ग नगर में पहुंच चुके थे, तो उन्हें रुककर कुछ मूर्खतापूर्ण जड़ी बूटियों से क्यों निपटना पड़ा? उन्होंने ये पहले क्यों नहीं किया? यिनशा का चेहरा कठोर हो गया, लेकिन फैंगसी को नाराज करने की हिम्मत न करते हुए उसने धैर्यपूर्वक समझाया, जनरल फैंग, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते थे। राजधानी में प्रवेश करने से पहले राजकुमार ने विशेष रूप से हमें ऐसा करने का निर्देश दिया था। यिनशा थोड़ा रुकी, भौहें सिकुड़ी और आगे बोली, पूरी यात्रा के दौरान जैद का ताबूत सील कर दिया गया है। एक बार जब हम महल में प्रवेश करेंगे तो ताबूत को निश्चित रूप से खोलना होगा।
वहां रखे परिरक्षक सूख जाएंगे, इसलिए स्वाभाविक रूप से इसे संरक्षित करने के लिए बड़ी मात्रा में जड़ी बूटियों की आवश्यकता होगी। यिनशा का स्पष्टीकरण सुनने के बाद फैंगसी ने बहस करना बंद कर दिया और बस इतना कहा, तो जल्दी करो, हम पहले ही स्वर्ग नगर में हैं, समय बर्बाद करना बंद करो। यिनशा ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, जनरल फैंग, मैं भी यही चाहती हूँ, लेकिन बाइकातान के लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं। वे कहते हैं कि वे उतनी जड़ी बूटियां नहीं दे सकते। आपको क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए, जनरल फैंग? फैंगसी ने बाइकातान के साइन बोर्ड को देखा और उलझन भरे स्वर में कहा, असंभव। सबसे हलचल वाली सड़क पर स्थित होने के बावजूद वे इतनी कम मात्रा में जड़ी बूटियां भी कैसे नहीं दे सकते? जनरल फैंग, यह आदमी इस दवा की दुकान का मालिक है, ये हमें जड़ी बूटियां नहीं दे रहा है। यिनशा ने नव्या की ओर इशारा करते हुए सारा दोष उस पर मर दिया। फैंगसी ने अपनी नज़र नव्या की ओर घुमाई और गहरी आवाज में कहा, बच्चे, तुम में बहुत हिम्मत है। नव्या मुस्कुराई, फैंगसी की ओर देखा और धीरे धीरे बोली, हमारी दुकान में सच में पर्याप्त जड़ी बूटियां नहीं हैं। लेकिन क्या आपका लक्ष्य इस दासी के शरीर को सड़ने से रोकना नहीं है? मेरे पास एक बेहतर तरीका है, क्या आप इसे सुनना चाहेंगे? आसमान भयानक रूप से बादलों से घिर गया था। कुछ ही क्षण पहले धूप खिली थी, लेकिन अब यह उदास हो गया था। नव्या का लहजा कोमल था, फिर भी यह सीधे सभी के कानों और यहाँ तक कि उनके दिलों में भी उतर गया। यिनशा को एहसास हुआ कि कुछ गलत था और उसने सहज रूप से मना करना चाहा, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि फैंगसी को दिलचस्पी हुई और उसने पूछा, क्या सच में कोई बेहतर तरीका है? नव्या ने थोड़ा सिर हिलाया और कहा, बेशक, लेकिन क्या पूरे बाइकातान को गारंटी के रूप में रखना विश्वसनीय है? फैंगसी ने भौहें सिकोड़ी, इस पर ध्यान से विचार किया और फिर इसे विश्वसनीय पाया। हालांकि वह नव्या को नहीं जानता था, लेकिन उसने सोचा कि बाइकातान एक प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित जगह थी, और चूंकि नव्या इसकी मालिक थी, इसलिए उसके पास कुछ विशेष तरीके होने चाहिए। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। फैंगसी सहमत हो गया, लेकिन फिर भी चेतावनी दी, हालांकि अगर तुम कोई चालाकी करने की कोशिश करते हो तो मुझे निर्दयी होने के लिए दोष मत देना। चिंता मत करो, नव्या ने गंभीरता से उत्तर दिया, वे जड़ी बूटियां ताबूत में शरीर को सड़ने से केवल अस्थायी रूप से रोक सकती हैं, लेकिन मेरा तरीका समस्या को हमेशा के लिए हल कर देगा। सच में? फैंगसी की जिज्ञासा और भी बढ़ गई। उसने मन ही मन आह भरी, वापस ताबूत की ओर देखा और उसकी आंखों में उदासी की एक झलक दिखाई दी। कोई जो पूरी तरह से स्वस्थ था, वह अचानक कैसे मर सकता है? नव्या ने सिर हिलाया और कहा, कृपया एक पल प्रतीक्षा करें, जनरल फैंग। मैं अभी अंदर जाकर दवा तैयार करूंगी। इसके साथ ही नव्या मुड़ी और दवा की झोपड़ी में चली गई। जनरल फैंग, आप किसी बाहरी व्यक्ति की बात कैसे सुन सकते हैं? क्या होगा अगर उसकी कोई साजिश हो? क्या आप इसके परिणाम भुगत सकते हैं? यिनशा ने फैंगसी को सहमत होने से रोकने की कोशिश करते हुए जल्दी से कहा। फैंगसी ने भौहें सिकोड़ी और कहा, यह युवा मास्टर बाइकातान का मालिक है, इसलिए निश्चित रूप से उस पर भरोसा किया जा सकता है। मिस यिनशा, आप अभी के लिए एक तरफ क्यों नहीं इंतजार करती? बेकार की जड़ी बूटियों के इंतजार में रहने से बेहतर है कि इस युवा मास्टर को कुछ विचार लेकर आने दें। ये देखकर कि वह फैंगसी को मना नहीं कर पा रही है, यिनशा आंशुओं की ओर मुड़ी और पूछी, जनरल आन, क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? आंशुओं ने यिनशा की ओर देखा भी नहीं और उसके सवालों को पूरी तरह नज़रअंदाज करते हुए बस एक लकड़ी के खंभे की तरह चुपचाप खड़ा रहा। अगर युवरागी को पता चला तो तुम बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे, यिनशा ने उनसे गुस्से में कहा। ये सुनकर फैंगसी और भी अधिक अप्रसन्न हो गया और बोला, तुम्हारा क्या मतलब है? युवरागी मुझे दबाने की कोशिश कर रही है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं डरता हूँ? अगर तुम इसी तरह बकवास करती रही तो मुझे अशिष्ट होने के लिए दोष मत देना। फैंगसी एक कठोर और बहुत ही गुस्सैल स्वभाव का आदमी था। एक बार कुछ होने के बाद वह अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाता था। यिनशा का चेहरा पीला पड़ गया। फैंगसी द्वारा डांटे जाने के बाद वह स्वाभाविक रूप से कुछ नहीं कह सकी। वह ये भी समझती थी कि अगर उसने बोलना जारी रखा तो फैंगसी उस पर कोई दया नहीं दिखाएगा, इसलिए वह चुप रही। जब नव्या फिर से दवा की दुकान से बाहर आई तो उसके हाथ में चीनी मिट्टी की एक छोटी बोतल थी। फैंगसी ने इसे उलझन भरे भाव से देखा और पूछा, बस इतना ही? नव्या ने अपने हाथ में चीनी मिट्टी की छोटी बोतल उठाई, उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान खेल रही थी और बोली, जनरल फैंग, इस दवा को कम मत आंकिए। आपको अप्रत्याशित परिणाम मिलेंगे, सिर्फ अप्रत्याशित ही नहीं बल्कि सचमुच आश्चर्यजनक। ताबूत और नव्या की साहसिक चाल। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? फैंगसी ने पूछा। उसने सोचा कि अगर नव्या ताबूत खोलने के लिए कहे तो भी वह उसे स्वीकार कर सकता है, लेकिन उसे डर था कि दूसरे इसे स्वीकार नहीं कर पाएंगे। ये ताबूत भी कामिनी ने ही भेजा था। उसने कहा था कि यह पन्ना एमरल्ड का ताबूत है, लेकिन वह ये भी नहीं जानता था कि पन्ना कौन है। उसे बहुत पहले ही लग गया था कि कामिनी के इरादे ठीक नहीं हैं,
इसलिए स्वाभाविक रूप से उसके मन में उसके लिए कोई अच्छी भावना नहीं थी। हर कोई इस ताबूत को ये कहते हुए ला रहा था कि यह युवरागी के आदेश पर है, लेकिन आदेश देने वाली तो कामिनी थी। इसलिए फैंसी वास्तव में जानना चाहता था कि कामिनी क्या करने की कोशिश कर रही है। आंशुओ, जो अब तक चुप था, बोला, हम ताबूत नहीं खोल सकते, क्या हम खोल सकते हैं? आंशुओ की बातें सुनकर यिनशा ने जल्दी से उसका अनुसरण करते हुए कहा, जनरल आन बिल्कुल सही कह रहे हैं। ताबूत खोलना बिल्कुल भी संभव नहीं है। हम इस छोटी सी दवा की दुकान के मालिक को पन्ना की शांति भंग करने कैसे दे सकते हैं? नव्या आंशुओं की ओर मुड़ी और शांति से बोली, ताबूत खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस मुझे जाने दो। बस इतना ही? फैंगसी ने आश्चर्य से पूछा। क्या ये वास्तव में काम करेगा? नव्या ने सिर हिलाया और कहा, बस दवा को ताबूत पर डाल दो, इसे खोलने और मृतक की आत्मा को परेशान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पन्ना कौन है? नव्या ने मन ही मन उपहास किया। उसे कोई अंदाज़ा नहीं था कि उसके पास पन्ना नाम की कोई दासी है। वह देखना चाहती थी कि इस ताबूत में क्या छिपा है। आपकी परेशानी के लिए धन्यवाद, कृपया आगे बढ़ें। फैंगसी ने विनम्रता से नव्या से कहा, एक तरफ मुड़कर नव्या को उस ताबूत तक ले गया जहां वह रखा गया था। जब ताबूत की रक्षा कर रहे सैनिक फैंगसी के पास आए तो वे जानबूझकर एक तरफ हट गए। नव्या करीब आए, उसकी नज़रें ताबूत पर टिकी थीं। फैंगसी नव्या को ताबूत के पास जाने देने में सहज महसूस कर रहा था, जबकि आंशुओ और यिनशा भी पास आए और एक तरफ खड़े हो गए, ठंडेपन से देख रहे थे। ताबूत को कीलें ठोककर बंद कर दिया गया था और बिना किसी की मदद के नव्या शायद इसे नहीं खोल पाती। ताबूत को एक विशेष रूप से बनाई गई गाड़ी पर रखा गया था, जिसके सामने 4 घोड़े बंधे हुए थे। नव्या गाड़ी पर चढ़ी, ताबूत के एक छोर तक गई, धीरे धीरे नीचे बैठी और अपने हाथ में चीनी मिट्टी की छोटी बोतल का ढक्कन खोल दिया। सभी की नज़रों के सामने उसने चीनी मिट्टी की छोटी बोतल को उल्टा कर दिया, जिससे अंदर का तरल पदार्थ ताबूत पर टपकने लगा। बस इतना ही। एक पल के बाद फैंगसी ने उसे चीनी मिट्टी की छोटी बोतल रखते हुए गाड़ी से कूदते हुए देखा और अविश्वास में पूछा। नव्या ने सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल सही, और क्या? वह मन ही मन हंसी। फैंगसी ताबूत खोलने के लिए उसका इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा था, और यही उसका भी उद्देश्य था। अगर कोई समस्या होती है तो ये जनरल आकर युवा मास्टर से हिसाब चुकता करेगा। फैंगसी ने सिर हिलाया, लेकिन कठोर बयान देना नहीं भूला। नव्या ने धीरे धीरे अपने होठों को घुमाकर एक मुस्कान बिखेरी, एक समस्या। उसने सोच समझकर बात की, फिर अचानक मुस्कुराए, अपना हाथ उठाया, ताबूत की ओर इशारा किया और धीरे से बोली, और यह आ गई। फैंगसी एक पल के लिए सन रह गया, फिर अचानक उसे एहसास हुआ कि नव्या किस बारे में बात कर रही है। उसने जल्दी से ताबूत की ओर देखा और उसके चेहरे के भाव पूरी तरह से बदल गए। पहले नव्या दवा की दुकान में कोई परिरक्षक जड़ी बूटी बनाने नहीं गई थी, बल्कि कुछ ऑक्सालिक एसिड और क्रोटन तेल लेने गई थी और उन्हें दर्जनों दुर्लभ जड़ी बूटियों के साथ मिलाकर एक नई औषधि पोषण बनाने गई थी। इसका प्रभाव संरक्षण नहीं था, बल्कि क्षरण कोरोजन को तेज करना था। ताबूत से तुरंत सफ़ेद धुएं का गुबार उठा, साथ ही चटकने की आवाज़ें भी आईं, क्योंकि यह तेज़ी से नष्ट हो रहा था। दृश्य और स्थिति ने वास्तव में सभी को सन कर दिया। लानत है, तुमने इस ताबूत के साथ क्या किया? फैंगसी दहाड़ा, नव्या पर वार करने के लिए अपनी तलवार निकालते हुए। नव्या ने, हालांकि, इसका पूर्वानुमान लगा लिया था। ये शब्द कहने के बाद वह जल्दी से कई कदम पीछे हट गई, ताकि फैंगसी अगर कुछ करना भी चाहे तो वह सबसे अच्छा मौका चूक जाए। ये यांग भी इस समय नव्या के पीछे आ गया और उसकी रक्षा करने लगा। परिणामस्वरूप फैंगसी कुछ भी करने में और भी कम सक्षम हो गया। ये देखकर यिनशा के चेहरे के भाव बदल गए और वह ताबूत को और अधिक नष्ट होने से रोकने की कोशिश करने के लिए आगे आए। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि ज़्यादा करीब मत जाओ, वरना तुम खुद पिघल जाओगी, नव्या ने ठंडेपन से कहा। यिनशा चौंक गई और उसने अवचेतन रूप से अपना हाथ वापस खींच लिया। अपने हाथ को देखकर उसने फिर से आगे जाने की हिम्मत नहीं की और नव्या को घूरने लगी। फैंगसी भी बहुत क्रोधित था, खुद से नफरत कर रहा था कि उसने नव्या जैसे नीच व्यक्ति पर भरोसा किया। उसने अपना चाकू निकाला और नव्या की ओर दौड़ा, मौत से लड़ने के लिए तैयार। तुम हृदयहीन कमीने, मैं तुम्हें मार दूंगा, फैंगसी ने दांत पीसते हुए चिल्लाकर कहा। काश वह दौड़कर नव्या को मार पाता। ये यांग ने फैंगसी के हमले को रोकने के लिए जल्दी से कदम बढ़ाया। नव्या हंसी, अपना सिर झुकाया और मुस्कुराते हुए बोली, जनरल फैंग, देखिए, क्या सब कुछ तैयार नहीं है? फैंगसी अवाक रह गया, फिर मुड़कर फिर से ताबूत की ओर देखा। वह लगभग गुस्से से मर ही गया। इसे अच्छा कैसे माना जा सकता है? इसका अधिकांश हिस्सा नष्ट हो गया था, ढक्कन गायब था और आधा ताबूत गायब था। फैंगसी ने नव्या को गुस्से से घूरा और कहा, मैं तुम्हें मानकर अंधा हो गया था। नव्या ने मासूमियत से मुंह बनाया, क्या मैं यही नहीं कर रही हूँ, तुम्हारा ताबूत खोल रही हूँ? फैंगसी इतना क्रोधित था कि उसकी सांसें अटक गईं।
उसका ताबूत खोलने से तुम्हारा क्या मतलब है? वह अभी मरा नहीं है। तुम किस ताबूत की बात कर रही हो? ओह, जबान फिसल गई। मुझे कहना चाहिए था कि मैंने दासी को ताबूत खोलने में मदद की, नव्या ने आगे कहा। इससे पहले कि फैंसी कुछ समझ पाता, नव्या टूटे हुए ताबूत की ओर चल पड़ी। तुम और क्या करना चाहती हो? मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, अगर तुमने एक और कदम करीब आने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें मार दूंगा। फैंसी ने फिर से जोर से चेतावनी दी। वह वास्तव में नव्या द्वारा पागल हो गया था। अगर तुम सच में मुझे मारना चाहते थे तो तुमने शायद मुझे कोशिश करने ही नहीं दी होती, है ना? नव्या ने मुस्कुराते हुए कहा। फैंसी का गला रुंध गया। वह संदेह से नव्या को घूरने लगा। ऐसा क्यों लग रहा था कि नव्या उनके समूह को बहुत अच्छी तरह से जानती है? आखिर तुम कौन हो? क्या हम पहले मिल चुके हैं? तुम्हारी इतनी बदतमीजी करने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम जानते हो कि हम सच में किसी को मार देंगे? फैंसी ने कहा। उसके लहजे में चेतावनी का एक संकेत था। नव्या ने फैंसी की बातों को नज़रअंदाज किया और एक बार फिर ताबूत वाली गाड़ी पर चढ़ गई। इस बार पहले पर खड़े गार्डों ने अपने हथियार निकाल लिए और नव्या को ध्यान से देखने लगे, मानो वह थोड़ा सा भी अपमानजनक काम करे तो वे दौड़कर उसे काट देंगे। कहा जाता है कि ये लोग मयंक के निजी गार्ड हैं, लेकिन वे सभी सैन्य शिविर के सैनिक हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाता है कि फैंसी और आंशुओ निजी गार्डों के जनरल हैं, लेकिन वे दोनों तीसरे दर्जे के अधिकारी हैं। यदि किसी भी स्थान पर जनरलों की कमी है तो उन्हें कमांडर इन चीफ के रूप में भेजा जा सकता है। इस कारण से फैंसी और आंशुओं को उनके निजी गार्डों के बीच बहुत उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त थी। आंशुओं ने सही समय पर बोलते हुए कहा, अब जब ताबूत खुल गया है तो ये देखना अच्छा है कि क्या हो रहा है। आंशुओं की बातें सुनने के बाद फैंसी के पास हार मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। नव्या ताबूत के किनारे तक गई, नीचे देखा और अंदर की स्थिति देखी। पत्थरों का एक ढेर, कुछ कपड़े और कुछ नहीं। जब फैंसी और आंशुओ पहुंचे तो उन्होंने अंदर की स्थिति देखी और दंग रह गए। क्या ये कोई पन्ना का शव नहीं था? यह क्या है? खाली ताबूत और बढ़ती शंकाएं। यिनशा, यहाँ आओ। फैंसी को तुरंत गुस्सा आ गया और वह उस जगह चिल्लाने लगा जहाँ यिनशा थी। मैं इसके बारे में सोचकर ही गुस्सा हो जाता हूँ। उत्तरी साम्राज्य से दक्षिण शांति तक वे मोहरा वैंगार्ड थे, कई सौ आदमियों का समूह, जबकि कई हजार आदमियों की मुख्य सेना कुछ दिन बाद पहुंची। कुछ दिन पहले यिनशा इस ताबूत को अपने साथ ले गई थी, जिसमें युवरागी का आदेश था, जिसमें कहा गया था कि पन्ना की अचानक मृत्यु हो गई है और उन्हें इस ताबूत को अपनी यात्रा में साथ ले जाना चाहिए, जिसमें मृतक पहले जाएगा। फैंसी उस समय बहुत नाखुश था। वे सभी युद्ध के मैदान में रहे लौह रक्त वाले सैनिकों का एक समूह थे और अब उन्हें पहले एक दासी के ताबूत को एस्कॉर्ट करने के लिए कम कर दिया गया था। फैंसी काफ़ी नाखुश था। वह इस ताबूत से बहुत पहले ही नाराज हो गया था। अब यह एक खाली ताबूत निकला जिसके अंदर पत्थरों का ढेर था। तो वे पिछले कुछ दिनों से अपनी यात्रा में टूटे हुए पत्थरों का एक झुंड ढो रहे हैं। यिनशा पास आए, ताबूत की सामग्री पर एक नज़र डाली और उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने असहाय होकर कहा, मैं बस आदेशों का पालन कर रही हूँ। मुझ पर चिल्लाने से कोई फायदा नहीं होगा। आंशुओं ने शांति से पूछा, क्या ये वास्तव में युवरागी थी जिसने आदेश दिया था? यह नकली कैसे हो सकता है? यिनशा ने भौहें सिकुड़ी। मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करो, फैंसी ने चिढ़कर कोसा। शादी के बाद से युवरागी ऐसे गायब हो गई है जैसे कि वह पतली हवा में गायब हो गई हो। वह अचानक ऐसा आदेश क्यों जारी करेगी? मुझे कैसे पता होगा? यिनशा ने भौहें सिकुड़ी। मैंने तुम्हें जो आदेश दिया था उस पर युवरागी की मुहर लगी हुई थी। निश्चित रूप से मैंने इसे जाली नहीं बनाया है। फैंसी अवाक रह गया। यिनशा, तुम बेहतर प्रार्थना करो कि यह वास्तव में युवरागी का फरमान हो, और तुम्हें ये भी प्रार्थना करनी चाहिए कि युवरागी सुरक्षित और स्वस्थ हो। अगर युवरागी को कुछ भी होता है तो हम तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ेंगे, आंशुओं ने अंदर ही अंदर चेतावनी दी। यिनशा इतनी डर गई थी कि उसे ठंडा पसीना आ गया। निश्चित रूप से यह नंदिनी का आदेश नहीं था, बल्कि कामिनी का आदेश था। आंशुओ और फैंसी वास्तव में सच्चाई जानते थे, बस उनके पास सबूतों की कमी थी। यिनशा ने टूटे हुए ताबूत की ओर इशारा किया और कहा, चाहे जो भी हो, ये युवरागी का फरमान था। अब जब इस बच्चे ने इसे बर्बाद कर दिया है तो तुम क्या सुझाव देते हो कि हम क्या करें? तुम्हारा क्या मतलब है, क्या करें? फैंसी ने चिढ़कर कोसा। मुझे उन्हें धन्यवाद देना चाहिए। तुम लोगों ने मुझे बेवकूफ़ बनाया, मुझे पत्थरों से भरे इस ताबूत को दक्षिण शांति तक एस्कॉर्ट करने के लिए मजबूर किया और मुझे बहुत दुखी होने का नाटक करना पड़ा। ये पूरी तरह से एक मजाक है। यिनशा को बेरहमी से डांटा गया। नव्या बिना एक शब्द कहे चुपचाप देखती रही। वह फैंसी और आंशुओं को बहुत अच्छी तरह जानती थी। वे मयंक के निजी अंगरक्षक और जनरल बन गए क्योंकि उसने उन्हें पदोन्नत किया था। एक तरह से उसने उन पर बहुत बड़ा उपकार किया था। फैंसी के शब्दों से यह स्पष्ट था।
अगर मयंक नंदिनी के गंभीर रूप से बीमार होने की बात छिपाता रहा तो फैंक्सी और अन्य लोगों को पहले से ही कुछ संदेह होगा। यिनशा भी बेहद निराश थी। वह तो बस आदेशों का पालन कर रही थी, तो उसे डांटने का क्या मतलब था। नव्या गाड़ी से नीचे कूद गई और बढ़ती भीड़ को इकट्ठा होते देख मन ही मन मुस्कुराए। चाहे जो भी हो, ये तमाशा शुरू हो चुका है और जल्द ही यह पूरे स्वर्ग नगर में फैल जाएगा। एक बार जब मयंक और अन्य लोग स्वर्ग नगर पहुंच जाएंगे तो उन्हें शायद सबसे पहले सम्राट जिंगशुआन को इस मामले के बारे में समझाना होगा। मृतक ने स्वर्ग नगर में पहले प्रवेश किया या एक झूठे नाम से सम्राट जिंगशुआन मयंक की हरकतों को कैसे बर्दाश्त कर सकते थे। जैसे ही नव्या जाने वाली थी उसे कालदूत की आवाज़ सुनाई दी। क्या इसी तरह युवराज के मोहरा सैनिक खुद का मजाक उड़ाते हैं। अब जब कालदूत आ गया है तो वह शायद फिलहाल भाग नहीं पाएगी। आंशुओ और फैंक्सी ने एक दूसरे को देखा, फिर कालदूत के पास गए और झुककर बोले, जनरल युवेन को प्रणाम। कालदूत ने थोड़ा सिर हिलाया, सीधे नव्या की ओर चला गया और उसके सामने रुक गया। नव्या ने कालदूत की ओर देखा, कुछ हद तक अवाक। ऐसा क्यों है कि जहां भी कोई परेशानी होती है तुम वहीं होती हो। कालदूत ने पूछा, उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान खेल रही थी। मुझे परेशानी खड़ी करना पसंद नहीं है, लेकिन अगर परेशानी मुझे ढूंढते हुए आती है तो मेरे लिए यह आसान नहीं होगा, नव्या ने ठंडेपन से कहा। यह बिल्कुल सच है। अगर यह अग्रणी टीम केवल बाइकातान के प्रवेश द्वार से गुजरी होती तो वह इतनी बीमार नहीं होती कि परेशानी खड़ी कर दे। लेकिन चूंकि वे इतने अंधे थे कि बाइकातान के अंदर बेतहाशा भाग रहे थे और अपनी सीमा से बाहर जा रहे थे, इसलिए वह उन्हें सबक सिखाने के लिए दृढ़ संकल्पित थी। ताबूत क्षतिग्रस्त हो गया था। उसने सोचा कि उनकी यादें बहुत ज्वलंत विविध होनी चाहिए। तुम इतनी हाजिर जवाब हो, ये बिल्कुल भी प्यारा नहीं है। कालदूत के होंठ एक ठंडी मुस्कान में मुड़ गए। नव्या ने ऊपर देखा और ठंडेपन से कहा, मैंने खुद को कभी प्यारा नहीं समझा। हमें इस बारे में चिंता क्यों करनी चाहिए। कालदूत ने क्षतिग्रस्त ताबूत की ओर देखते हुए पूछा। मैं क्यों करूं? नव्या ने मजाकिया लहजे में पूछा। कालदूत की आंखें थोड़ी ठंडी हो गईं। वह जानता था कि नव्या के अपने कारण होंगे। नव्या की क्षमताओं के साथ उसे बहुत पहले ही पता होना चाहिए था कि ताबूत में कोई लाश है या नहीं, फिर भी उसने इसे सभी के सामने खोलने पर जोर दिया। इसके पीछे कुछ तो कारण होगा। उसे हमेशा लगता था कि नव्या रहस्य में डूबी हुई है, लेकिन वह इसे जितना उजागर करने की कोशिश करता यह उतना ही रहस्यमय होता जाता। उसने अनुमान लगाया कि नव्या के पास कोई रहस्य होना चाहिए, एक ऐसा रहस्य जिसे शायद शौर्यवर्धन भी नहीं जानते थे। कालदूत ने नव्या की ओर देखा, जो बिना पलक झपकाए उसकी नज़र से मिल रही थी। उसकी आंखें बहुत साफ और बहुत ठंडी थीं और अंत में कालदूत को हार माननी पड़ी। कालदूत ने अपनी नज़रें वापस लीं, अपना हाथ हिलाया और कहा, तुम अब जा सकती हो। नव्या ने कालदूत से कहा, ठीक है, आज जो हुआ वह सबने देखा है। मुझे उम्मीद है कि तुम अपने उत्तरी साम्राज्य के लोगों को नियंत्रण में रखोगे और परेशानी खड़ी नहीं करोगे। मेरा बाइकातान बस शांति से व्यवसाय कर रहा है और इस तरह की परेशानी में शामिल नहीं होना चाहता। बहुत बढ़िया, मैं सहमत हूँ। कालदूत ने धीरे से आह भरी। नव्या कालदूत के जवाब से संतुष्ट थी। यियांग की ओर मुड़ी और बोली, यियांग, चलो चलते हैं। यियांग ने बार बार सिर हिलाया और नव्या के साथ चला गया। कालदूत ने नव्या को जाते हुए देखा, उसकी आंखें एक बार फिर काली हो गईं। फैंक्सी और आंशुओं ने एक दूसरे को फिर से देखा, पूरी तरह से चकित थे कि कालदूत क्या कर रहा था। क्या कालदूत और नव्या एक दूसरे को जानते हैं? जनरल युवेन, फैंक्सी ने झिझकते हुए पुकारा। मुझे परेशान मत करो, कालदूत ने चिढ़कर शाप दिया। फैंक्सी का चेहरा तुरंत काला पड़ गया, लेकिन उसने इसका खंडन नहीं किया। वह हमेशा चिल्लाने वाला ही होता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि वही वह होगा जिस पर चिल्लाया जाएगा। उसे लगा कि उसका स्वभाव खराब है, लेकिन पता चला कि किसी का स्वभाव उससे भी खराब है। आगे हंगामा हुआ। आंशुओं ने चारों ओर देखा और फैंक्सी से कहा, दक्षिण शांति के संस्कार मंत्रालय के अधिकारी आ गए हैं। वे शायद हमारा स्वागत करने यहाँ आए हैं। फैंक्सी ने चिढ़कर अपना हाथ हिलाया और कहा, तुम बस इंतजार करो और देखो। मेरा मूड खराब है, मैं इधर उधर घूमने जा रहा हूँ, मेरे पीछे मत आना। जैसे ही फैंक्सी ने बात की, वह भीड़ से बाहर चला गया, उदास लग रहा था और एक तरफ चला गया। आंशुओं ने फैंक्सी को जाते हुए देखा, उदास महसूस कर रहा था। रहस्यमयी मालिक। नव्या और यियांग बाइकाओतांग वापस नहीं गए, लेकिन उन्होंने सड़क छोड़ दी। पूरी कहानी पढ़ें। नव्या ने पूछा, यियांग, तुम्हारा बॉस कौन है? यियांग ने अपना सिर हिलाया और कहा, मालिक ने नहीं बताया, लेकिन हमारे वर्तमान मालिक को बदले ज़्यादा समय नहीं हुआ है। जब से उन्होंने इसे खरीदा है वह बाइकातांग भी नहीं गई हैं। नव्या को और भी अधिक लगने लगा कि बाइकातांग का मालिक रहस्यमयी था। ये देखकर कि नव्या आश्वस्त नहीं लग रही थी, यियांग ने आगे कहा, युवा मास्टर यान, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मालिक ने बस इतना कहा था कि यदि आपको बाइकातांग पसंद है
तो आप जाकर उनसे बात कर सकते हैं। तो युवा मास्टर यान, क्या आप मालिक से बात करने की योजना बना रहे हैं या जाओ अपने बॉस से मिलो? नव्या ने अपना हाथ हिलाया। वह देखना चाहती थी कि यह बॉस आखिर है कौन। ठीक है, मैं आपको तुरंत हमारे मालिक से मिलाने ले चलता हूँ। यी यांग ने जल्दी से कहा, हमारी मालकिन आमतौर पर ज्यादा बातूनी नहीं होती हैं, इसलिए जब आप उनसे मिलें तो कृपया उनसे डरे नहीं। युवा मास्टर यान बात करना पसंद नहीं है। नव्या उलझन में थी। कोई व्यक्ति जिसे बात करना पसंद नहीं है, वह व्यवसाय कैसे कर सकता है? हाँ, जब मालिक ने बाइकातान खरीदा था तो ऐसा नहीं लगता था कि उनकी कोई विशेष योजना है। बाइकातान का प्रबंधन अभी भी पिछले प्रबंधक द्वारा किया जा रहा है, यी यांग ने कहा। मालिक को बाहर जाना भी पसंद नहीं है। वैसे भी मैंने मालिक को केवल कुछ ही बार देखा है। जैसे ही यी यांग ने बात की, उसने अपना सिर खुजलाया। नव्या ने यी यांग की ओर देखा और कहा, यी यांग, मुझे लगता है कि तुम्हारी साधना का स्तर काफी अच्छा है। यी यांग ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं एक गार्ड हुआ करता था। बाद में जब मालिक के साथ कोई दुर्घटना हुई तो हम नौकरों को नौकरी से निकाल दिया गया और हमारे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए हम अजीबोगरीब काम करने के लिए इधर उधर भागते रहे। कुछ समय पहले मैंने एक मालकिन के लिए काम करना शुरू किया। उनकी साधना अच्छी है और उन्होंने मुझे कुछ बार कुछ सुझाव दिए और मेरी साधना कई गुना बढ़ गई है। तुम्हारी बॉस सच में कुछ है? नव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, ये सही है, मेरी बॉस अब तक की सबसे सक्षम इंसान है जिससे मैं मिला हूँ। यी यांग ने जब अपनी बॉस का जिक्र किया तो बड़े गर्व के साथ कहा। नव्या हंसे बिना नहीं रह सकी। यी यांग ने जिस बॉस का जिक्र किया था उसे लेकर वह और भी उत्सुक हो गई। यी यांग के नेतृत्व में नव्या जल्द ही उसी छोटे से आंगन में पहुंच गई जहां वह पहले गई थी। आंगन सुरुचिपूर्ण और अद्वितीय था, जो हलचल भरे शहर में स्थित था, फिर भी उल्लेखनीय रूप से शांत था। यी यांग नव्या को आंगन में ले गया और गेट की रखवाली करने वाले एक बूढ़े व्यक्ति के अलावा उन्हें रास्ते में कोई और नहीं दिखा। यी यांग नव्या को एक कमरे के दरवाजे तक ले गया, दरवाजा खटखटाया और बोला, मालकिन, युवा मास्टर यान आ गए हैं। अंदर आ जाओ। अंदर से जो आवाज आई वह एक महिला की थी। नव्या सन्न रह गई। मालिक एक महिला है? नव्या सच में हैरान रह गई। यी यांग उसे बॉस कहकर बुलाता रहा और उसे सच में उम्मीद नहीं थी कि यह व्यक्ति वास्तव में एक महिला थी। अंदर से महिला की आवाज सुनने पर यी यांग मुस्कुराया और नव्या से बोला, युवा मास्टर यान, मालकिन अंदर हैं। मैं आपको अंदर नहीं ले जाऊंगा, कृपया अंदर आएं। इसके साथ ही यी यांग फिलहाल के लिए पीछे हट गया। नव्या दरवाजे पर खड़ी रही, उलझन महसूस कर रही थी। उसने हाथ बढ़ाया, दरवाजा खोला और अंदर चली गई। उसके पीछे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरा भी बहुत ही सुरुचिपूर्ण ढंग से सजाया गया था। महिला कमरे के बीच में नव्या की ओर पीठ किए बैठी थी, सिर झुकाए अपनी चाय की चुस्कियां ले रही थी, काफी संतुष्ट लग रही थी। क्या तुम बाइकातान की मालकिन हो? नव्या ने उलझन में पूछा। मेरे सामने जो महिला थी उसने काले कपड़े पहने हुए थे और उसका व्यवहार बहुत ही परिष्कृत और सुरुचिपूर्ण था और उससे एक सुशोभित आभा निकल रही थी, भले ही मैंने अभी तक उसका चेहरा नहीं देखा था। महिला ने अपना चाय का प्याला नीचे रखा, धीरे धीरे उठी और नव्या की ओर मुड़ी। नव्या एक पल के लिए सन्न रह गई। तुम हो? सामने वाली महिला और कोई नहीं बल्कि वही काले कपड़ों वाली महिला थी जिससे नव्या शिनफेंग टाउन में मिली थी। नव्या को बहुत हैरानी हुई, लेकिन महिला ने उसे बिना किसी आश्चर्य के देखा। नव्या को जल्दी ही एहसास हो गया कि इस महिला की उत्पत्ति अज्ञात थी, फिर भी उसे उसके बारे में सब कुछ पता था। वह शायद उतनी साधारण नहीं थी जितनी वह दिखती थी। यह मैं हूँ। काले कपड़ों वाली महिला मुस्कुराई, उसके नैन नक्श उत्तम और सौम्य थे। जब उसने नव्या की ओर देखा तो उसके मन में कोई शत्रुता नहीं थी और उसकी आंखें असीम खुशी से भरी थीं। नव्या काले कपड़ों वाली महिला से कुछ उलझन में थी और उसने घबराहट में पूछा, मिस, आप पिछली बार क्यों चली गईं? पिछली बार काले कपड़ों वाली महिला घायल हो गई थी और उसे जहर दिया गया था। जब वह जड़ी बूटियां इकट्ठा करके लौटी तो काले कपड़ों वाली महिला वास्तव में चली गई थी। काले कपड़ों वाली महिला मुस्कुराए और बोली, अंदर आओ और बैठ जाओ। पिछली बार बिना बताए जाना मेरी गलती थी, लेकिन मैं खुद को बचाना जानती हूँ और मैं तुम्हारे लिए कोई परेशानी खड़ी नहीं करना चाहती थी। मैं समझ गई। नव्या काले कपड़ों वाली महिला के सामने बैठ गई, एक पल के लिए सोचा और फिर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम छू यू है, काले कपड़ों वाली महिला ने शांति से कहा। मैं चद्रम देश डोंगयाऊ के बाहर से आई हूँ। चद्रम देश के बाहर से तुम्हारा क्या मतलब है? नव्या ने उलझन में पूछा। चद्रम देश की सीमा समुद्र से लगती है और मैं उस समुद्री क्षेत्र से आई हूँ, चूयू ने धीरे से कहा। तो तुम पश्चिम राज्य में से किसी भी देश से नहीं हो? नव्या ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। तुम ऐसा कह सकती हो? चूयू ने जवाब दिया। मैं कई सालों से अपने गृहनगर से दूर हूँ और मैं 5 अलग अलग देशों में रही हूँ।
नव्या को एक पल के लिए चूयू से पूछने के लिए कोई सवाल नहीं सूझा, हालांकि उसे चूयू के लिए कुछ भावनाएं थीं। चूयू ने कहा कि वह कई सालों से यहाँ थी, लेकिन चूयू सिर्फ 16 या 17 साल की लग रही थी। चूंकि तुमने बाईकातांग खरीदा है तो तुम इसे अब क्यों बेच रही हो? नव्या को उलझन थी। ये यांग ने कहा था कि चूयू ने अभी कुछ ही समय पहले बाईकातांग खरीदा था। तुम्हारे पास पहले से ही नील गगन औषधालय है, क्या बाईकातांग जोड़ना और भी बेहतर नहीं होगा? चूयू ने मुस्कुराते हुए कहा। तो तुमने मेरे लिए ऐसा किया? नव्या ने अपनी ओर इशारा किया, काफी आश्चर्यचकित थी। चूयू ने सिर हिलाया, क्यों नहीं? नव्या चुप हो गई, वह सचमुच हैरान थी। मेरे चूयू के ज्यादा दोस्त नहीं हैं, लेकिन जब मैंने तुम्हें देखा तो मैं तुम्हारी दोस्त बनना चाहती थी। चूयू हंसी, तुम्हें मेरे इरादों पर शक करने की जरूरत नहीं है। मैं तो बस क्षेत्र के बाहर से आए एक इंसान हूं, मुझे सच में कुछ हासिल नहीं होने वाला। मुझे अभी भी कुछ अजीब लग रहा है, नव्या ने कहा। चूयू धीरे से हंसी और सिर हिलाते हुए बोली, ये सही है। तुम्हारे लिए मैं सिर्फ एक अजनबी हूं, लेकिन मेरे लिए तुम अजनबी नहीं हो। तुम्हारा क्या मतलब है? नव्या को समझ नहीं आया। जब मैं तुमसे पहली बार मिली थी तो तुमने कुछ देखा होगा, है ना? चूयू ने स्पष्ट रूप से कहा। तुम्हारी शक्ल तुम्हारी माँ से काफी मिलती जुलती है और तुम्हारी माँ मेरी उपकारी बेनिफैक्टर है। क्या तुम इस स्पष्टीकरण को स्वीकार कर सकती हो? तो तुम मेरी माँ को जानती हो, तुम उन्हें जानती हो। इससे पहले कि नव्या अपनी बात पूरी कर पाती, चूयू ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, जैसा कि मैंने पहले कहा, मैं कई सालों से यहाँ हूँ। तुम्हारी माँ मेरी उपकारी है, उन्होंने मेरी जान बचाई। जहाँ तक उनकी पहचान की बात है, मुझे नहीं पता। मैं मूल रूप से बाहरी क्षेत्रों में लौटना चाहती थी, लेकिन वापस जाने से पहले मैं उन्हें देखना चाहती थी। दुर्भाग्य से वह अब यहाँ नहीं है। मिस चू, सच कहूँ तो आप मुझे केवल 16 या 17 साल की लगती हैं, नव्या ने कहा। आप मेरी माँ से मिली हैं, लेकिन वह बहुत साल पहले की बात है। रहस्यमयी उत्पत्ति और एक नई खोज। मेरे गृहनगर में औसत आयु 200 वर्ष है, चूयू ने धीरे धीरे कहा। हमारे इलाके में 30 वर्ष की आयु यहाँ के 15 वर्ष की आयु के बराबर है, इसलिए मैं पहले से ही 30 से अधिक की हूँ। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। नव्या एक बार फिर हैरान रह गई। चूयू का गृहनगर किस तरह की जगह है? ये बहुत ही जादुई है। मैं यहाँ 15 साल की उम्र में आई थी, तो आप समझ सकती हैं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि मैं आपकी माँ को जानती हूँ। चूयू ने उम्र के मुद्दे को समझाते हुए एक कोमल मुस्कान के साथ कहा। नव्या चुप हो गई। ऐसा लग रहा था कि उसके पास इसका खंडन करने का कोई कारण नहीं था, लेकिन उसे हमेशा लगता था कि चूयू उससे कुछ छिपा रही है। ये भावना बहुत तीव्र थी, लेकिन वह इसे पूरी तरह से समझ नहीं पा रही थी। ठीक है, चलो अब इस बारे में बात नहीं करते हैं। कल मैं ये यांग से बाईकाओतांग के ज़मीन के कागजात लैंड डीड आपको भिजवा दूंगी, चूयू ने कहा। मैं स्वर्ग नगर से जाने की तैयारी कर रही हूँ। अपनी कीमत बताओ, नव्या ने अपने होंठ सिकोड़ते हुए चूयू से कहा। ये तुम्हारे लिए है, चूयू ने हल्की हंसी के साथ कहा। ऐसा कैसे हो सकता है? नव्या ने भौहें सिकोड़ी। वह इतना बड़ा उपहार स्वीकार नहीं कर सकती। तुम्हारी माँ इसे संभालने में सक्षम है। चूयू ने उसे आंख मारी। नव्या ने उलझन में कहा, मिस चू, मुझे सच में समझ नहीं आ रहा है। नव्या, तुम्हें ये सब समझने की जरूरत नहीं है। चूयू हंसी। मैंने ये सब इसलिए किया ताकि तुम ठीक रह सको। जहाँ तक बाईकाओतांग की बात है, अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो जियांग परिवार को इसे संभालने दो। नव्या ने उदास होकर चूयू की ओर देखा, उसे लगा कि चूयू अजीब व्यवहार कर रही थी। शिनफेंग टाउन छोड़ने के बाद मैं स्वर्ग नगर लौट आए और तुम्हारी पृष्ठभूमि बैकग्राउंड की गहन जांच की। चूयू ने नव्या से कुछ नहीं छिपाया। मुझे पता है कि तुम अपने पिता को बचाने की कोशिश कर रही हो, और मुझे ये भी पता है कि तुम राजकुमार शौर्य का जहर ठीक करना चाहती हो। नव्या चुप रही। चूयू जो कहने वाली थी उसे चुपचाप सुनती रही। स्वर्ग नगर छोड़ने के बाद मैं तुम्हारे पिता को बचाने के लिए आध्यात्मिक जड़ी बूटी ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगी, चूयू ने धीरे से कहा। जहां तक राजकुमार शौर्य के जहर की बात है। चूयू यहां रुकी, फिर नव्या की ओर देखकर पूछा, तुम सेवन हार्ट्स गो के बारे में जानती हो, है ना? नव्या ने सिर हिलाया। चूयू ने एक भौं उठाए और कहा, जहां तक मुझे पता है, 7 हार्ट्स गो अपने 7 प्रकार के जहरों के साथ 7 अलग अलग लोगों पर इस्तेमाल किया गया था। ऐसा लगता है कि इसके पीछे का व्यक्ति किसी साजिश प्लॉटिंग में लगा हुआ है। तुम्हारा मतलब है कि 7 हार्ट्स गो से ठीक 7 लोग पीड़ित हैं? नव्या ने आश्चर्य से पूछा। चूयू ने सिर हिलाया। हाँ, तुम राजकुमार शौर्य में हॉट बर्निंग गो और कालदूत में हॉट स्लेइंग गो के बारे में जानती हो। 5 और बचे हैं। जहां तक मुझे पता है, एक गोंड परिवार का चौथे मास्टर गोंड है, 2 पश्चिमगढ़ में हैं, 2 चद्रम देश में हैं और एक उत्तरी साम्राज्य में है। क्यों? नव्या ने आश्चर्य से पूछा।
उसने सोचा था कि सेवन हार्ट्स गो इतना शातिर था कि इसे बहुत पहले ही खत्म कर दिया गया था, लेकिन अब ये दुनिया में फिर से प्रकट हो गया है और इसका इस्तेमाल 7 अलग अलग लोगों पर किया गया है। आखिर चल क्या रहा है? अगर तुम ये पता लगा सको कि ये 7 लोग कौन हैं, तो तुम शायद सेवन हार्ट्स गो को ठीक करने का कोई तरीका खोज सको, चू यू ने कहा। जहां तक इस बात का सवाल है कि गो किसने डाला था, मैं ये पता नहीं लगा सकती। नव्या ने सिर हिलाया, लेकिन उसका दिमाग अभी भी धुंध से भरा था। ये व्यक्ति आखिर है कौन? और वे सेवन हार्ट्स गो का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? लेकिन मिस चू, आप इतना सब कैसे जानती हैं? नव्या ने भौहें सिकोड़ी और पूछा। क्या चू यू कुछ ज्यादा ही जानती है? चू यू हंसी। किसी का पीछा करते समय मुझे गलती से इसका पता चला। मैं तुम्हें बस इतना ही बता सकती हूँ, बाकी की जांच तुम्हें खुद करनी होगी। शांगगुआन हवेली। तन्वी ने मैडम शांगगुआन के साथ पिछले बगीचे में काफी देर तक टहलने के बाद कुछ देर मंडप में बैठकर बातचीत की। समय का पता ही नहीं चला। मैडम शांगगुआन बहुत खुश थीं और उन्होंने तन्वी को रात के खाने के लिए रुकने का निमंत्रण दिया, लेकिन तन्वी ने विनम्रता से मना कर दिया। जब तन्वी मुख्य बैठक में पहुंची तो उसने देखा कि सभी लोग जा चुके थे। तन्वी तुरंत नाराज हो गई। ललिता अभी भी तन्वी का इंतजार कर रही थी। जब उसने तन्वी को बाहर आते देखा तो वह उसके पास गई और बोली, चौथी मिस और राजकुमार औषधालय गए हैं और उन्होंने मुझे आपके लिए रुकने और इंतजार करने को कहा है। तन्वी ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, फिर चलो वापस चलते हैं। बोलते बोलते तन्वी मैडम शांगगुआन की ओर मुड़ी और बोली, मैडम, मैं अब वापस जाऊंगी। मैडम शांगगुआन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, ठीक है, अक्सर आती रहना। तन्वी ने शालीनता से सिर झुकाया और ललिता के साथ चली गई। उन्होंने कुछ ही कदम चले थे कि शांगगुआन यान ने उनका पीछा किया। तन्वी चौंक गई और आश्चर्य से पूछा, क्या कोई और बात है, युवा मास्टर शांगगुआन? मैं तुम्हें वापस ले जाऊंगा, शांगगुआन यान ने कहा। कोई ज़रूरत नहीं है। तन्वी का चेहरा सख्त हो गया। उसने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की और शांगगुआन यान से कोमलता से कहा। ये देखकर मैडम शांगगुआन जल्दी से आगे आईं और बोली, हमें तुम्हें विदा करना चाहिए। तन्वी, तुम और ललिता दोनों महिलाएं हो और मैं इस समय तुम्हें वापस जाने देने को लेकर थोड़ी चिंतित हूँ। इसकी बजाय यान एयर को तुम्हें छोड़ने दो। सच में कोई ज़रूरत नहीं है। तन्वी मना करना चाहती थी, लेकिन मैडम शांगगुआन के गंभीर चेहरे को देखकर उसने बेबसी से सिर हिलाया और कहा, फिर मुझे युवा मास्टर शांगगुआन को परेशान करना पड़ेगा। शांगगुआन यान खुशी खुशी मदद करने के लिए तैयार था। उसने कृतज्ञतापूर्वक मैडम शांगगुआन की ओर देखा और खुशी से तन्वी और ललिता को हवेली से विदा किया। जब मैडम शांगगुआन ने शांगगुआन यान को तन्वी को विदा करते देखा तो उन्हें बहुत खुशी महसूस हुई और उम्मीद थी कि इस बार तन्वी को वह मिल जाएगा जो वह चाहती थी। शांगगुआन यान और तन्वी एक साथ चले गए, जबकि ललिता दूर ही रही। हवेली छोड़ने के बाद तन्वी मुड़ी, लेकिन ललिता उसे बिल्कुल दिखाई नहीं दी। इस ललिता ने स्पष्ट रूप से उसे जानबूझकर छोड़ दिया था। तन्वी गुस्से में थी, लेकिन वह शांगगुआन यान के सामने यह नहीं दिखा सकती थी। पूरी यात्रा शांत थी, माहौल अविश्वसनीय रूप से दमनकारी था। मैं खुद वापस जा सकती हूँ, तुम वापस जाओ, तन्वी ने शांगगुआन यान से कहा। चूंकि मैंने कहा था कि मैं तुम्हें वापस ले जाऊंगा, तो मैं अपना वादा निभाऊंगा, शांगगुआन यान ने जिद की। तन्वी चुप रही और उसे जो करना था करने दिया। बग्गी भी गायब हो गई थी, जिससे तन्वी को बहुत निराशा हुई। क्या आप मुझसे इतनी नफरत करती हैं? शांगगुआन यान ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। नहीं, तन्वी ने अपना सिर हिलाया। बिना बग्गी के उसे और शांगगुआन यान को पैदल ही नारायण हवेली वापस जाना पड़ा। सौभाग्य से नारायण हवेली ज्यादा दूर नहीं थी और वे कुछ ही समय में वहां पहुंच जाएंगे। हालांकि उसके लिए जो बात ज्यादा पीड़ादायक थी वह थी शांगगुआन यान के साथ चलना। वह शांगगुआन यान को नापसंद नहीं करती थी, वह बस उसके ज्यादा करीब नहीं जाना चाहती थी। चूंकि आप मुझे नापसंद नहीं करती हैं, तो आप मुझे अपने घर वापस ले जाने में इतनी अनिच्छुक क्यों हैं? शांगगुआन यान बेहद निराश था। मैंने पहले जो कहा था वह मजाक नहीं था, मैं सच कह रहा था। युवा मास्टर शांगगुआन, तन्वी ने भौहें सिकुड़ी, शांगगुआन यान को कुछ और कहने से रोकते हुए। उसने ठंडेपन से कहा, युवा मास्टर शांगगुआन, मुझे कोई परवाह नहीं है कि वे बातें कहने के पीछे आपके क्या उद्देश्य थे, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। पहले यह मेरी गलती थी और मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, तो क्या आप कृपया उन बातों को भूल सकते हैं और उन्हें फिर कभी नहीं उठा सकते? उद्धरण चिन्ह। जब भी इसका जिक्र होता है यह उसके लिए एक अपमान होता है। अपमान के अलावा दर्द भी होता है, असीम दर्द। तन्वी का अतीत और शांगगुआन यान का प्रयास। शांगगुआन यान ने अपनी भौहें सिकोड़ी। तन्वी हमेशा उसे गलत क्यों समझती है? आपने मुझे गलत समझा है, शांगगुआन यान ने समझाने की कोशिश की। तन्वी ने चिढ़कर कहा, मुझे कोई परवाह नहीं कि आपका क्या मतलब है, लेकिन मेरे लिए यह एक बुरा सपना है। एक बुरा सपना? शांगगुआन यान पूरी तरह से निराश था।
बेशक यह एक बुरा सपना है, तन्वी ने दृढ़ता से कहा। मेरा आधा जीवन पहले ही एक मजाक बन चुका है और मैं नहीं चाहती कि मेरा बाकी का जीवन भी एक मजाक बन जाए। आप किस बारे में बात कर रही हैं? शांगगुआन यान ने उलझन में पूछा। युवा मास्टर शांगगुआन, चाहे आपका यह मतलब हो या न हो, हमारे बीच कोई संभावना नहीं है, तन्वी ने अपना सिर नीचे करते हुए कहा। जब मैं आपके साथ होती हूँ तो मुझे केवल अपनी पहचान याद आती है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। कोई ऐसा व्यक्ति जिसे अपनी पृष्ठभूमि के बारे में भी नहीं पता, वह आपके योग्य कैसे हो सकता है? तन्वी ने धीरे से कहा। मैडम शांगगुआन के साथ अपने समय के दौरान उसने वास्तव में ऐसे परिवार से ईर्ष्या की थी, लेकिन जितना अधिक उसने इसे देखा उसे उतना ही हीन महसूस हुआ। उसने ऐसी खुशी की आशा करने की हिम्मत नहीं की, वह शांगगुआन यान के योग्य नहीं थी। वह आशा नहीं देना चाहती थी, केवल इसे निराशा में बदलने के लिए। इससे बेहतर होता कि वह कभी होती ही नहीं। वह केवल भागने के बारे में सोच सकती थी। तन्वी, शांगगुआन यान भी नाराज था। आप किस बारे में बात कर रही हैं? क्या आपको लगता है कि मुझे या मेरे परिवार को इन बातों से कोई फर्क पड़ेगा? मुझे फर्क पड़ता है। तन्वी अचानक रुकी और शांगगुआन यान को देखने के लिए मुड़ी। आपको देखकर मुझे अपनी माँ की याद आती है। नहीं, वह मेरी माँ नहीं है। यह मुझे वह सब याद दिलाता है जो उसने मेरे साथ किया था। मैडम यान के बारे में सोचकर तन्वी कुछ उलझन में महसूस कर रही थी। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। इससे पहले कि शांगगुआन यान कुछ कह पाता, तन्वी ने अपना सिर हिलाया और कहा, आप नहीं समझते। आप मेरे दुख को कैसे समझ सकते हैं? आप इतने खुश हैं और आपका परिवार कितना अद्भुत है। मुझे बहुत ईर्ष्या और जलन होती है। मेरा परिवार भी आपका परिवार है। शांगगुआन यान तन्वी से ये शब्द कहना चाहता था, लेकिन तन्वी ने उसे बात पूरी करने का मौका नहीं दिया। ऐसा नहीं है। तन्वी ने अपना सिर हिलाया। मैं आपकी खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं वास्तव में नहीं कर सकती। अगर 9वीं बहन का संरक्षण नहीं होता तो मुझे नहीं पता कि मैं कितनी नीचे गिर जाती। बचपन से लेकर वयस्क होने तक वह व्यक्ति, उसने कभी मुझे प्यार से नहीं देखा, लेकिन हमेशा से मैं जानती थी कि वह मेरी माँ है और मुझे उसके प्रति आज्ञाकारी होना चाहिए। लेकिन उसने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया? उन घटनाओं को याद करते हुए तन्वी फूट फूट कर रोने लगी। जब मेरे नामात्र के भाई ने मेरा फ़ायदा उठाया तो उसने अपना दरवाज़ा कसकर बंद रखा और मदद के लिए मेरी गुहार को पूरी तरह से अनसुना कर दिया। यहाँ तक कि अगर आप एक कुत्ता भी पालते हैं तो आपको उससे कुछ तो लगाव होना चाहिए। अगर कोमल ने अपनी जान जोखिम में डालकर मुझे नहीं बचाया होता तो मुझे डर है कि मैं बहुत पहले ही मर चुकी होती। शांगगुआन यान की आंखों में भावना की एक झलक दिखाई दी। वह तन्वी को सांत्वना देना चाहता था, लेकिन उसे वास्तव में समझ नहीं आ रहा था कि इस स्थिति में उसे कैसे सांत्वना दे। इतना ही नहीं, 9वीं बहन मुझे वीरान आंगन ले गई और मेरी वजह से उसने उसे नहीं मारा। लेकिन उसका क्या? उसने मेरी दयालुता का फायदा उठाया और मुझे उस जीर्ण शीर्ण मंदिर में फुसला कर ले गई। तन्वी का दिल टूट गया था। उसने मुझ पर कोई मंत्र इस्तेमाल किया जिससे उन भिखारियों ने मुझे अपवित्र कर दिया। उसने कहा कि वह गिर गई है, इसलिए मुझे भी उसके साथ गिरना चाहिए। हाँ, इस दुनिया में ऐसी माँ कैसे हो सकती है? ये सब अतीत की बात है। शांगगुआन यान ने तन्वी को सांत्वना दी। वह हाथ बढ़ाकर उसे उठने में मदद करना चाहता था, लेकिन तन्वी ने उसे दूर धकेल दिया। जिससे मैं उबर नहीं सकती, उससे मैं कभी नहीं उबर पाऊंगी। ये चीज़ें मेरे बुरे सपने बन गई हैं और मैं इनसे कभी उबर नहीं पाऊंगी। तन्वी के बोलते बोलते उसकी आंखों से अनायास ही आंसू बह निकले। कुछ बातें जिन्हें उन्हें लगता था कि वे अतीत में छूट चुकी हैं, वे उसके दिल में कभी नहीं भूली जा सकती थीं। मेरे लिए आप इस बुरे सपने के एक गवाह हैं। तन्वी ने अचानक अपने आंसू पोंछे, गंभीरता से शांगगुआन यान की ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, आपने मेरी जान बचाई, इसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूँ, लेकिन ये बात मेरी शर्म को मिटा नहीं सकती। शांगगुआन यान एक पल के लिए निःशब्द रह गया। तन्वी अपने दिल की इस दीवार को पार नहीं कर पा रही थी। मैं जानती हूं कि अगर आप कहें भी नहीं तो भी यह 9वीं बहन ही होगी जिसने आपको मुझसे शादी करने के लिए मजबूर किया होगा। वह बस इस बात से डरती थी कि मैं दुखी होंगी। तन्वी ने धीरे से हंसते हुए कहा, आपको इसके लिए वास्तव में मुझसे शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं ऐसा नहीं, शांगगुआन यान खंडन करना चाहता था, लेकिन तन्वी ने उसे बिल्कुल भी मौका नहीं दिया। आपको सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब जानती हूँ, तन्वी ने कहा। मुझे लगता है कि हमें कभी एक दूसरे को नहीं देखना चाहिए। आपको देखकर मुझे उन असहनीय यादों और मेरे उस दर्द की याद आती है जिसे मैं अपने जीवन में कभी नहीं भूल पाऊंगी। शांगगुआन यान ने उसे रोते और हंगामा करते हुए देखा, लेकिन इस समय वह वास्तव में अपनी बुद्धि के अंत पर था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि तन्वी को कैसे मनाया जाए। अब नारायण हवेली यहाँ से बहुत पास है, आपको मुझे छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद वापस जा सकती हूँ। ये कहने के बाद तन्वी मुड़ी और नारायण हवेली की ओर चल दी। शांगगुआन यान अपने कदमों पर रुक गया। उसने तन्वी की आकृति को धीरे धीरे दूर होते हुए देखा और चुपचाप उसका पीछा किया।
जब उसने देखा कि तन्वी मुड़ चुकी है और नारायण हवेली के पास पहुंचने वाली है, तभी वह वापस मुड़ा। उन्हें वास्तव में वापस जाकर शांत होने की जरूरत है। उसके और तन्वी के बीच की समस्याएं उसकी कल्पना से कहीं अधिक जटिल हैं और उसे उन्हें ठीक से सुलझाने की जरूरत है। तन्वी के दिल में एक गांठ है और मुख्य मुद्दा यह है कि इस गांठ को कैसे खोला जाए। जैसे ही शांगुआन्यान ने इसके बारे में सोचा, उसे भयंकर सिरदर्द महसूस हुआ। ऐसा लगता है कि उसकी पत्नी को वापस पाने का सफर अभी भी लंबा है। शांगुआन्यान को अलविदा कहने के बाद तन्वी सुस्त कदमों से आगे बढ़ने लगी। जैसे ही उसने कोना मोड़ा, उसने साफ तौर पर देखा तक नहीं कि वह सड़क पर खड़ी एक बग्घी से टकराने वाली है। टक्कर के बाद तन्वी को कुछ होश आया। वह पास के एक पेड़ के सहारे टिक गई और अपना माथा सहलाने लगी। नारायण हवेली के पास वाले कोने पर बग्घी क्यों खड़ी है? बग्घी का दरवाजा खुला और फैंसी बाहर निकला। उसने अपने बगल में खड़ी तन्वी को देखकर पूछा, क्या आप ठीक हैं? कुछ नहीं, तन्वी ने अपना हाथ नीचे करते हुए चिढ़कर जवाब दिया। यहाँ बिना किसी कारण के बग्घी क्यों रुकी थी? इसी वजह से उसे चोट लगी। लेकिन वह पूरी तरह से अपनी गलती नहीं मान सकती थी। मुख्य बात यह थी कि वह ये नहीं देख रही थी कि वह कहाँ जा रही है। शाम हो रही थी और आसमान में अंधेरा छाने लगा था। फैंसी बग्घी से नीचे उतरा और जैसे जैसे वह करीब आया, वह तन्वी के चेहरे को साफ साफ देख पाया। फैंसी के दिमाग में केवल एक ही बात आई, नान की महिलाएं इतनी नाजुक और सुंदर होती हैं। माफ़ कीजिए मिस, ड्राइवर वॉशरूम गया था, इसलिए बग्घी यहीं खड़ी है, फैंसी ने तन्वी से क्षमा मांगते हुए कहा। तन्वी थोड़ा शर्मा गई और बोली, कोई बात नहीं। फैंसी ने देखा कि तन्वी का माथा लाल और सूजा हुआ था और उसने शर्मिंदा होकर कहा, आपका माथा एकदम लाल और सूज गया है, मुझे बहुत खेद है। मेरे पास यहाँ कुछ दवा है, मैं इसे आपके माथे पर लगा देता हूँ। जैसे ही फैंसी ने बात की, उसने चीनी मिट्टी की एक छोटी बोतल निकाली, उसका ढक्कन खोला और उसे तन्वी के माथे पर लगा दिया। तन्वी उसकी अचानक हुई हरकत से चौंक गई और बार बार पीछे हटने लगी, यहाँ तक कि उसकी पीठ पीछे के बड़े पेड़ से जा लगी। वह आंखें फाड़कर फैंसी को देखने लगी जो और करीब आ रहा था। फैंसी ने चीनी मिट्टी की छोटी बोतल से दवा तन्वी के माथे पर डाली, उस पर हल्के से फूंक मारी और पाउडर तुरंत लाल और सूजे हुए हिस्से पर समान रूप से फैल गया। तन्वी इतनी डर गई थी कि उसने सांस लेने की भी हिम्मत नहीं की। ये देखकर कि वह व्यक्ति इतना करीब था, वह घबरा गई। जब उसे आखिरकार होश आया तो उसने अचानक अपना हाथ बढ़ाया और फैंसी को दूर धकेल दिया। अब जब फैंसी ने ऐसा हंगामा खड़ा कर दिया था तो शांगुआन्यान के साथ उसकी जितनी भी बची कुची भावनाएं थीं, वे सब छूमंतर हो गई थीं। फैंसी तन्वी की इस हरकत से चौंक गया और पूछा, क्या हुआ? तुम मुझसे पूछ रहे हो कि क्या हुआ? तन्वी ने भौहें सिकोड़ी। तुम इतने करीब क्यों खड़े हो? मैं, फैंसी ने अपनी ओर इशारा किया, उदा दिखते हुए। तुम्हारा क्या मतलब है? तन्वी ने भौहें सिकोड़ते हुए चिढ़कर कहा, इस चौराहे पर अपनी गाड़ी खड़ी करना दुर्घटना को न्योता देना है। इस बार मैं थी, लेकिन क्या इससे पहले दूसरे लोग नहीं टकराए होंगे? कौन जाने, तुम हमेशा इसी तरह लड़कियों का फायदा उठाते हो। तन्वी द्वारा डांटे जाने के बाद फैंसी अवाक रह गया। उसके साथ तो नाइंसाफी हुई थी, है ना? लड़की, क्या तुम ढंग से बात नहीं कर सकती? फैंसी ने नाराज होकर कहा, मैं तो बस मदद करने की कोशिश कर रहा था। तुम्हारी मदद किसे चाहिए? तन्वी को इस तरह की मदद बिल्कुल पसंद नहीं आई। फैंसी अभी इतना करीब था कि उसे डर के मारे लगभग दिल का दौरा ही पड़ने वाला था। फैंसी लंबा और रोबदार था, जबकि तन्वी छोटी और नाजुक थी। जब वह उसके करीब आया तो तन्वी को बहुत दबाव महसूस हुआ। फैंसी तन्वी की बातों से दंग रह गया। तन्वी के सामने उसकी बात बात पर गाली देने की पुरानी आदत गायब हो गई थी। उसे तो इस बात का डर था कि कहीं उसकी गालियां तन्वी को डरा न दें। तन्वी ने गुस्से में उसे घूरा और फिर जाने के लिए मुड़ गई। मिस, एक मिनट रुकिए, फैंसी ने सहज रूप से तन्वी को पुकारा। तन्वी ने उसे नज़रअंदाज किया और आगे दौड़ने लगी और फैंसी जल्दी से उसके पीछे पीछे भागा। तन्वी और भी ज्यादा चिढ़ गई। इस व्यक्ति ने दावा किया था कि वह भलाई के लिए कर रहा है, तो फिर वह इस तरह उसका पीछा क्यों कर रहा था? तन्वी नारायण हवेली के प्रवेश द्वार पर पहुंचने ही वाली थी कि उसने सड़क की दूसरी तरफ से नव्या को अपनी ओर आते हुए देखा। तन्वी तुरंत खुश हो गई और उसने जल्दी से नव्या की ओर हाथ हिलाते हुए कहा, नौवीं बहन। नव्या ने देखा कि वह तन्वी है, इसलिए उसने अपनी गति तेज कर दी और नारायण हवेली के गेट के बाहर तन्वी से जा मिली। चौथी बहन, तुम भी वापस आ गई, नव्या ने मुस्कुराते हुए कहा। जब तन्वी ने नव्या को देखा तो ऐसा लगा जैसे उसे कोई मसीहा मिल गया हो। उसने नव्या का हाथ पकड़ा और अपने पीछे इशारा करते हुए कहा, नौवीं बहन, इस आदमी के इरादे ठीक नहीं हैं। ये काफ़ी देर से मेरा पीछा कर रहा है। तन्वी ने बोलते हुए पीछे इशारा किया और फैंसी, जो उसका पीछा कर रहा था, तन्वी को रुकते देख रुक गया और धीरे धीरे नव्या और तन्वी के पास आ गया। नव्या ने ध्यान से देखा और ये देखकर दंग रह गई कि दूसरा व्यक्ति वास्तव में फैंसी था।
क्या हुआ? नव्या ने धीमी आवाज में पूछा। तन्वी झुकी और नव्या को फुसफुसाते हुए फैंग सी के साथ हुई अपनी मुलाकात के बारे में बताया। बेशक, उसने शांगुआन यान के साथ अपने पिछले रिश्ते की बात छोड़ दी और नव्या को इसके बारे में विस्तार से बताने का उसका कोई इरादा नहीं था। क्या ऐसा भी होता है? नव्या के होंठ फड़क उठे। जनरल फैंग, आप क्या कर रहे हैं? आप मेरी चौथी बहन का पीछा क्यों कर रहे हैं? नव्या ने मजाकिया अंदाज में अपनी आंखों में मुस्कान लिए फैंग सी से चंचल लहजे में पूछा। तुम उसे जानती हो? तुम मुझे जानती हो? ये दोनों वाक्य क्रमशः तन्वी और फैंग सी ने बोले थे। नव्या हल्की सी मुस्कुराए, उसके होंठों पर मजाकिया मुस्कान थी। उसने इस समय नकाब पहना हुआ है और महिला के कपड़े पहने हुए हैं, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि फैंग सी उसे पहचान नहीं पाया।